जैसे ही अयांश ने अजीब सी स्मेल आ रही है कहा तो दिनकर जी और राधे ने एक दूजे की ओर देखा। अजीब सी स्मेल पर कैसे? दिनकर जी बोले, क्या पता मालिक, हमने तो 1 घंटे पहले ही कमरा साफ किया था और हमें तो नहीं आ रही है, पता नहीं अयांश बाबा कैसी स्मेल की बात कर रहे हैं। राधे बोला ही अयांश उसका कॉलर पकड़ते बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? जाकर कमरा देखो, भरा पड़ा है उस स्मेल से, सांस नहीं ले जा रही। तुम्हें नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ, मुझे तो आ रही है और वो स्मेल यहाँ भी आ रही है। झटकाकर राधे को छोड़ते हुए राधे छुटते ही ऊपर की ओर भागा। अभी देखते हैं। अयांश गुस्से से इधर उधर चलने लगा। आरवी को उसे परेशान देख एक पल तो बुरा लगा पर दूजे ही पल खुश होते खुद से बोली, जब इन्हें हमें तंग करने में मजा आता है तो हमें क्यों इनको परेशान देख फर्क पड़े। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आई मीन आरवी के हाथों, देखते जाए हम अगर बर्बाद है तो छोड़ेगी तो आपको भी नहीं। आप जिस लहजे से पेश आते हैं हम भी उसी लहजे से जवाब देना जानते हैं मिस्टर मेहरा, क्योंकि जैसे को तैसा आपको वैसे ही समझ आएगा। नाइट मोड। तभी दिनकर जी बोले, शांत बेटा, पता नहीं तुझे कौन सी सुगंध आ रही है, हमें तो ना आ रही है। देखने गया है राधे, तुम गुस्सा ना करो। तो और क्या करूं दादू, पता नहीं आपको ये गंदी वाली स्मेल आ क्यों नहीं रही है। और आपको नहीं, मुझे प्रॉब्लम है हैवी स्मेल वाली चीजों से, आपको तो पता है। मेरा तो यहाँ खड़ा रहना ही मुश्किल हो रहा है और रूम का सोच तो कदम आगे की बजाय पीछे जा रहे हैं। हुआ क्या है आज घर में, कहीं किचन में तो कुछ हिस्सा वैसा नहीं बना डाला? अयांश की नजर आरवी पर पड़ी तो वो किचन की ओर जाते बोला। दिनकर जी उसके पीछे जाते, नहीं बेटा, किचन में कुछ अलग नहीं हुआ और ना ही घर में कुछ हुआ है। आरवी किचन की ओर देखते, ये तो हम आज आपके रूम में गए थे तभी ड्रेसिंग पर रखे आपके कलेक्शन को देख ही समझ गए थे कि आपको ज्यादा स्मेल वाली चीजें पसंद नहीं। सब कुछ नॉर्मल टाइप था, वहां मौजूद सब चीजें ज्यादा खुशबूदार नहीं थी, चाहे वो ऑयल हो, परफ्यूम हो, फेस क्रीम हो या पाउडर हो। मुस्कुराते हुए, बस फिर क्या पता चल गया कि पक्का आपको हैवी स्मेल से एलर्जी होगी और हमने उसी को टारगेट बना लिया आपको सबक सिखाने के लिए मिस्टर मेहरा। अयांश किचन में चेक कर वापस आते, वहां तो ना आ रही, मेरे रूम में बहुत और कुछ यहाँ भी आ रही है। हॉल में वापस आकर नाक सिकुड़ते हुए, दिनकर जी, अरे अंशु बेटा, हमारे घर में तो सब जानते हैं और हम तो ऐसा कुछ लाते ही नहीं, ना मंगवाते जिसमें ज्यादा सुगंध हो, और गंदी स्मेल तो ना आ रही है, सब सही ही लग रहा है। आरवी मन ही मन, उल्टी खोपड़ी है इनकी, अच्छी स्मेल भी गंदी ही लगेगी। मीठे से दूर रहने वाले, करेला खाने वाले अकड़ू बेदर्द इंसान, नहीं मिस्टर डेविल। अयांश चिढ़ते हुए, कुछ तो हुआ है डिफरेंट, आई एम श्योर, जब मैं गया था तब तो नहीं था। इधर उधर देखते, तभी आरवी अयांश की ओर आते बोली, क्या हुआ मिस्टर मेहरा, आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? इतना सुनते ही अयांश ने कहा, स्टॉप। आरवी वहीं रुक गई, जब मैं आया था तुम नीचे आ रही थी तब अजीब सी स्मेल आई, तुम पास से गुजरी तो तब मैंने नोटिस न किया, कहीं तुमने तो कुछ। इतना कहते ही अयांश आरवी के फट पास आया और पास आते ही फट से दूर भी हो गया। इसी से आ रही, क्या लगाया तुमने ये अजीब सा? आरवी हैरानी से मासूमियत के साथ, अजीब सा? हाँ अजीब सा, जिसने मेरा सांस लेना दुर्भर कर दिया, पूरे घर को खराब कर रखा है। अयांश नाक के आगे हाथ लगाकर आरवी पर चिल्लाते हुए बोला, बस कीजिए मिस्टर मेहरा, जैसे ये रिएक्ट कर रहे हैं आपको लगता है मैंने ऐसा कुछ लगाया है, आप तो नॉर्मल है। दिनकर जी की ओर देख आरवी ने कहा। तभी दिनकर जी आरवी की ओर आए, हमें तो पता ना चलता पर इसको ज्यादा सुगंध वाली चीजें पसंद नहीं, कह रहा है तुमसे आ रही है, क्या लगाया है? सुनते हुए आरवी अपने बालों में हाथ फेरते हुए, ओह याद आया, मैंने चमेली का तेल लगाया था अपने बालों में, बालों के लिए अच्छा होता है ना, और मुझे खुशबू भी बहुत पसंद है चमेली के तेल की। मुस्कुराते हुए, ये सुनते ही ये आंच के माथे पर बल पड़ गए और मुठ्ठियां गुस्से से भींच गई। दूर खड़ा आरवी को खाने जाने वाली नजरों से देखने लगा और दांत पीसते बोला, व्हाट द हेल। तभी दिनकर जी ने एक नजर अयांश को देखा और फिर आरवी को, क्या किया बेटा आपने? कुछ गलती कर दी क्या मैंने? अयांश की ओर देखते, तभी अयांश झपट कर उसकी ओर आने लगा कि अपने कदम वहीं रोक गुर्राते हुए बोला, और कुछ आता भी है तुम्हें करना? और ये चमेली का तेल तुमने क्यों लगाया, कहाँ से लाए, और दादू आपको इतने हैवी स्मेल वाले ऑयल का पता क्यों नहीं चला? दिनकर जी की ओर देखते, हमें खराब नहीं लगती, तकलीफ भी ना होती तो बेटा ध्यान न दिया ज्यादा, और ना हम ऊपर गए और ये भी अभी आए हैं नीचे, पर बेटा आपके पास ये तेल कहाँ से आया? अंशु को पसंद नहीं है, दिनकर जी आरवी से बोले, वो हमने मंगवाया राधे भैया से, दादी माँ लगाते थे तो बस लगा लिया, बाल खराब हो गए थे, हमें नहीं पता था मिस्टर मेहरा को पसंद नहीं ये तेल। आई थिंक राधे भैया भूल गए होगे, प्लीज मिस्टर मेहरा उनको मत डांटना, तेल तो मैंने लगाया है, मैंने मंगवाया, और आप भी तो करते हैं वो काम जो हमें पसंद ना हो, तो एक हमसे भी हो गया जो आपको पसंद नहीं, चमेली का तेल वाला। अयांश की ओर मासूमियत से देखते, जस्ट शट अप, अयांश चिल्लाया। ये सुनते ही दिनकर आरवी दोनों ने कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गए। दिनकर जी ने हाथ के इशारे से आरवी को शांत रहने को कहा, तभी अयांश फिर बोला, मेरे कमरे में तेल कैसे पहुंचा? आरवी खामोश रही तो अयांश फिर चिल्लाया, बोलो।
आरवी दिनकर जी की ओर देखते, कभी शट अप कहते हैं कभी बोलो, प्रॉब्लम क्या इनकी। वो तेल ना मैं लगाने जा रही थी तो देखा मेरा मंगलसूत्र ये वाला, अपने गले की ओर इशारा कर, ये गले में था नहीं, मैंने ढूंढा तो कमरे में मिला नहीं, सोचा यहाँ वहां गिरा, मिला तो आप गुस्सा करेगी, फिर मुझे टॉर्चर करेंगे, पंसद नहीं ना आपको मेरा खाली गला, तो बस उसे ढूंढते ढूंढते आपके कमरे तक चली गई तो वहीं मिला। वो जब पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे तब गिर गया था, तो उस टाइम तेल की बोतल छूट कर गिर गई मिस्टर मेहरा वहां, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा, नहीं तो साफ करवा देती। कंधे उचकाते हुए, सच कह रही हो तुम, कहीं जानबूझकर तो। अयांश ने सवालिया नजर से आरवी को देखा। जानबूझकर करने की आपकी आदत है, हमारी नहीं। हम तो अनजाने में ही ऐसा कुछ कर जाते हैं कि आपकी बैंड बज जाती है, फिलहाल जानबूझकर ही किया है। अब सच थोड़ी कहेगी, अपने बचाव के लिए झूठ तो बोलना पड़ेगा, मरना थोड़ी है, ये कहकर कि चमेली के तेल का आपके रूम में मैंने छिड़काव किया है। मन ही मन आरवी ने खुद से कहा। चुप क्यों हो, बोलो। हाँ हाँ क्या बोलूं, मैं सच भी कहूंगी तो झूठ लगेगा, और अनजाने में हुई गलती जानबूझकर किया गुनाह समझेंगे आप, विश्वास तो आप करते ही नहीं ना हम पर। अयांश कुछ कहता तभी दिनकर जी बोले, अनजाने में हुआ है, शांत हो जाओ बेटा, अभी साफ सफाई हो जाएगी, चली जाएगी स्मेल, राधे गया है ना। तभी राधे भागा नीचे आया और अयांश से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर बोला, सही कह रहे थे अयांश बाबा। मालिक, पूरे कमरे में बहुत खुशबू आ रही है। दिनकर जी, पता चल गया है वो गलती से गिर गया था आरवी से वहां, तुम जाकर साफ कर दो। अयांश, और हाँ खुशबू नहीं बदबू, तुम भूल कैसे गए और कैसे लाकर दिया इसको वो चमेली का तेल। राधे आरवी की ओर देखते, माफ करना दिमाग से निकल गया, हमें भी न पता था इस तेल की इतनी खुशबू होती है, इन्होंने कहा हमने ला दिया अयांश बाबा। तेरी तो कह, अयांश उसकी ओर आने लगा कि बीच में आकर दिनकर जी ने उसे रोक दिया और राधे को जाने का इशारा किया, राधे भागकर वहां से चला गया। अब बस करो बेटा, इतने सालों से ये तेल घर में ना आया, मैं भी भूल गया इसकी सुगंध, राधे के साथ भी यही हुआ होगा, उसे भी परखना होगी, अब और गुस्सा नहीं सुना तुमने। मुझे नहीं, इसको बोलो जाकर अपने बाल धोए और मेरा कमरा जल्द साफ, बिल्कुल स्मेल नहीं रहनी चाहिए, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरे ही रूम में नहीं जा सकता मैं, कह यांश बाहर की चला गया। दिनकर जी उसे जाते देख बोले, ये लड़का भी ना सुनता ही नहीं किसी की। सही कहा आपने, आपके पोते की नाक पर हरदम गुस्सा रहता है, काश बचपन में दो लगाए होते, शांत रहना सिखाया होता तो यूं उबाले ना मारते हर पल। ये सुनते ही दिनकर जी आरवी की ओर मुड़े तो आरवी फट से बोली, सॉरी, क्या आपको भी दिक्कत है इस खुशबूदार तेल से। नहीं, पर उसे है, जाओ जाकर धो लो बाल, और कोई और तेल लगा लेना, ये मत लगाना, ठीक है, मैं उसे देखता हूँ बाहर होगा, कह दिनकर जी भी बाहर चले गए। आरवी मंद मंद हंसते हुए, अगर उनको दिक्कत है तो रहे, मुझे उससे क्या, बाल धोने हैं, चल आरवी बाल धोते हैं। इतना कह आरवी वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद ही राधे ने अयांश का कमरा साफ कर दिया, यहाँ तक कि अयांश के कहने पर उसके रूम और पूरे घर में अयांश का फेवरेट परफ्यूम भी छिड़क दिया था, जिसकी वजह से अयांश घर के अंदर आ पाया। अब उसे चमेली के तेल की स्मेल ज्यादा न आ रही थी। दिनकर जी के कहने पर वो लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। अयांश बाबा, जैसे आपने कहा बिल्कुल वैसा ही किया, अब आपका कमरा साफ है। राधे बोला, हाँ तो अब मैं ना आने वाला उस कमरे में, आज तो बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दी पूरी स्मेल थोड़ी जाएगी उस गंदे आयल की। सबसे ज्यादा वही गिराया उसने वो चमेली का तेल, वो तेल की बोतल फैन की, पता चले फिर गिरा दे इधर उधर वो तेल। राधे को घूरते हुए, नहीं फैन की तो फेंक देगा, आरवी नहीं लगाएगी अब वो तेल, और तुम आज मेरे कमरे में सो जाना या स्टडी रूम में, ठीक है, कल तक उड़ जाएगी सुंगत। दिनकर जी ने अयांश के कंधे पर हाथ रखते कहा, खाना दो। अयांश बोला और राधे दोनों को खाना परोसने लगा, तभी ऊपर से नीचे आती आरवी मन ही मन खुद से बोली, चू चू चू, अफसोस जताते हुए, मिस्टर मेहरा, एक तेल ने आपकी क्या हालत कर दी, छोटा सा मेरा वार और आप घर से बाहर। तभी दिनकर जी ने आरवी की ओर देखा, आओ बेटा आओ बैठो। जी कहते ही जैसे ही आरवी अयांश की पास वाली चेयर पर आकर बैठी, व्हाट द हेल, कहते अयांश फट से उठकर दूर हो गया। क्या हुआ, आरवी बोली, तुमने बालों से तेल साफ ना किया, आपको मेरे गीले बाल दिख नहीं रहे हैं। अपने गीले बालों में आरवी हाथ फेरते बोली, अच्छे से धोए है या नहीं, ड्रम लगाया था क्या तेल का, मुझसे ना रोका जा रहा एमगो दादू, के अयांश ने चेयर के पीछे से अपना कोट उठाया और चला गया। आरवी उसे जाते देख मन ही मन बोली, बाय बाय मिस्टर मेहरा। तभी उसने राधे और दिनकर जी की ओर देखा, सॉरी धो तो लिए, बट बहुत खुशबूदार था, तो इतनी जल्दी स्मेल जाती नहीं, एक दो दिन रहेगी। दिनकर जी दरवाजे की ओर देखते, जब तक ये ना जाएगी वो घर ना आएगा। आरवी फट से, कौन, मैं? दिनकर जी, नहीं, चमेली के तेल की सुगंध, आप खाना खाए अब। आरवी जी, राधे, वो तेल की बोतल हम फेंक देते हैं। नहीं, वो मैंने फेंक दी, आरवी राधे से बोली और फिर खाना खाते खुद से कहती है, ऐसे कैसे फेंक दूं, वो मेरे पास ना आए, इसका तोड़ है चमेली का तेल। सॉरी दादाजी, आपके कहने पर भी मैंने बाल न धोए, बस थोड़े गीले ही किए,
धोए ही नहीं तो तेल जाता कैसे? मिस्टर मेहरा को और तंग करना है इसलिए अभी मुझे इस तेल के साथ रहना है। सच में बहुत डेंजर तेल है, पहली बार यूज किया है। थैंक्स गॉड मुझे मिस्टर मेहरा जैसे प्रॉब्लम नहीं हाई स्मेल वाली चीजों से, नहीं तो मेरा ये प्लान धरा का धरा रह जाता। अंडस्को 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 अंडस्को। राधे और दिनकर जी सो चुके थे। आज राधे ने यांश से बहुत डांट सुन ली थी, इसलिए वो अब और सामने ना आना चाहता था यांश के, इसलिए उसके घर आने से पहले ही अपने कमरे में घुस गया। अयांश घर लौटा तो सीधे ऊपर अपने कमरे में गया, पर उन्हीं कदमों से बाहर निकल आया, स्मेल तो अभी भी है। तभी आरवी दरवाजे पर खड़ी अयांश से बोली, हेलो मिस्टर मिस्टर। अयांश ने टेढ़ी नजरों से आरवी की ओर देखा तो आरवी भौएं उचकाती हुई मुस्कुरा दी। क्या है? चमेली का तेल चाहिए। इतना सुनते ही अयांश उसकी ओर आने लगा तो आरवी फट से बोली, वेट वेट, यहाँ चमेली का तेल है? मेरे बालों से भी ना निकला पूरी तरह, खामख्वाह ज्यादा परेशानी होगी आपको, कमरे से तो बाहर हो ही, कहीं दुनिया से बाहर ना हो जाओ। बकवास बंद करो। रियली बट आप रिएक्ट तो ऐसे कर रहे थे जैसे अभी मर जाएंगे इस चमेली की खुशबूदार सुगंध से। खुशबूदार बदबूदार बोलो, जीना दुर्भर हो जाए। गर्दन झटकाते हुए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आरवी अपना सिर खुजाते हुए धीरे से बोली, क्या कहा? यही कि यूं गर्दन ना मारिए, झटका लग जाएगा। पहले ही एक तेल ने आपको हिला कर रख दिया है, बौखलाए हुए हो, आधी रात को हॉस्पिटल वाले हुई चपेट में आ जाएंगे। मुंह बंद रखो अपना, समझी? नहीं समझी, आप समझा दीजिए ना पास आकर। मुस्कुराते हुए, जानता हूँ जानबूझकर किया है तुमने, इतनी भोली नहीं हो तुम जो ये सब अनजाने में हुआ हो तुमसे, साफ दिख रहा है तुम्हारा किया तुम्हारी आंखों में। अयांश ने एकटक आरवी की ओर देखते कहा, अगर सच में आंखें पढ़ना जानते हैं तो मेरे मन की तकलीफ भी पढ़ लीजिए, साफ साफ दिख रही है, वो भी मेरी आंखों में मिस्टर मेहरा। ये बोलते वक्त आरवी की आंखों में नमी उतर आई। ये सुन अयांश ने अपने कदम वापस ले और वहां से नीचे चला गया। आरवी ने गुड नाइट मिस्टर मेहरा, आई होप आपको नींद अच्छी आए। आगे सीढ़ियों के पास आकर अयांश के पीछे से उसने आवाज दी, अयांश जाते जाते बेड बनाकर गुड कहती हो, आपसे ही सीखा है। इतना सुन अयांश नीचे रुका और गर्दन घुमाकर ऊपर खड़ी आरवी को एक नजर देख फिर बाहर चला गया। आरवी बेड पर सो रही थी पर आंखों में नींद बिल्कुल न थी। करवट बदलते बदलते थक गई और झुंझलाकर बेड पर बैठ गई। क्या है, सोया ही नहीं जा रहा है, ऊपर से बालों में लगा तेल पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अब तो सिर चढ़ गया है जी, मिचलाने लगा है इस चमेली के तेल की संट्रोक स्मेल से। पहले पहल परेशानी ना हुई पर अब तो मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है। रहा जाए भी कैसे, बाल इतने पास जो आ रहे हैं चेहरे के बिल्कुल नाक के पास। मिस्टर मेहरा के चक्कर में मुझे भी झेलना पड़ रहा है, दिन तो कट गया, ये रात न कटेगी। आरवी चलकर बाल धोने ही पड़ेंगे बोलते आरवी बेड से उठी और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद ही बाल धोकर आ गई और अपने बाल सूंघते बोली, अब ठीक है। रूम में तो हल्की हल्की स्मेल रही है जिससे कोई दिक्कत नहीं। कहते टॉवल से बाल पहुंचते आरवी खिड़की के पास चली गई। वहां जाते ही उसकी नजर नीचे गार्डन में खड़े अयांश पर पड़ी, पास ही जिसने टेंट लगा रखा था, जिसे देख आरवी बोली, ओह अपने से बाहर हुए तो नया कमरा बना लिया। खुले आसमां के नीचे ये टेंट, और आज मौसम भी अच्छा है, हवा भी चल रही है, क्या फायदा इतना सब करने का, ये तो अब भी मजे ही ले रहे हैं। भाई अमीर लोग, इनका बस चले तो रातों रात महल खड़ा कर दे, ये तो फिर भी चैन से सोने का प्रबंध किया है इन्होंने। खैर मेरा तो प्लान सक्सेस हुआ है, दिन में तो जनाब को कितना झेलना पड़ा, और सुना था मैंने राधे भैया को कहते कि अयांश बाबा को कहीं और नींद नहीं आती अपने कमरे के अलावा। देखकर ही लग रहा है जिस तरह इधर से उधर टहल रहे हैं, यहाँ भी सुकून नहीं। कैसा लग रहा है मिस्टर? नाइट मोड। मेहरा जगह बदलने पर महसूस हो रहा होगा ना कुछ अपना छिन जाने का। मैंने तो सिर्फ आपके कमरे से आपको दूर किया है, पर आपने तो मेरी पंसद की हर चीज से। सोचिए जरा, मैं तो यहाँ कभी रही नहीं, अनजान जगह है मेरे लिए, मुझे कितनी मुश्किल हो रही होगी यहाँ रहने में। लाकर पटक दिया अचानक यहाँ, जहाँ मेरे पंसद का एक पिलो तक नहीं हूँ। एहसास तो दिलाकर रहूंगी मैं आपको आपकी गलती का, कल फिर से यही करूंगी, बार बार करूंगी, तब तक करूंगी जब तक आप मुझे खुद परेशान होकर यहाँ से ना निकाल दे। तभी अयांश की नजर ऊपर आरवी पर पड़ी, जो टॉवल अपने कंधे पर डाल अयांश की ओर मुस्कुराते हुए इशारे से टेंट की ओर हाथ कर बोली, सो जाए। अपने हाथ जोड़ गाल के लगा, आंखें बंद कर और टेंट की तारीफ करते ठीक है का चिन्ह। ये देख अयांश का जबड़ा कस गया, तभी अयांश को हाथ हिलाकर बाय कह आरवी अंदर चली गई। ये देख अयांश गुस्से से बोला, बड़ी खुश हो रही हो ना, मुझे यहाँ ऐसे बाहर देख, मैं बाहर तुम अंदर आराम से कमरे में, ऐसा कैसे चलेगा माय वाइफी डेविल मुस्कान के साथ। इतना कह अयांश अंदर की ओर बढ़ गया। आरवी बेड पर जाकर सोने ही लगी कि तभी अयांश ने हाथ मारकर दरवाजा खोला, हाय मिसेज मेहरा। ये सुनते ही आरवी ने फट से हैरान होते दरवाजे की ओर देखा, आप? अयांश ने अपने नाक के हाथ लगाया और इधर उधर रूम को देखते बोला, यहाँ सफाई नहीं की राधे ने? तभी आरवी बोली, आप यहाँ कर रहे हैं? पर अयांश कुछ न बोला, सीधा अंदर आया और आरवी की कलाई पकड़कर उसे बाहर गार्डन में ले आया। क्या कर रहे हैं आप मिस्टर मेहरा, छोड़िए मेरा हाथ।
आरवी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते बोली। तभी अयांश ने आरवी का हाथ छोड़ दिया और आरवी की ओर मुड़ते बोला, लो छोड़ दिया। आरवी ने अपने दूसरे हाथ से अपनी कलाई सहलाए और अयांश की ओर घूरते कहा, आपको अटैक आते हैं क्या जो बार बार ऐसी हरकत करने लग जाते हैं। इतना कह आरवी मुड़कर जाने लगी कि अयांश ने उसकी कलाई पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। इतनी क्या जल्दी है, जब तुम्हारा हस्बैंड बाहर तो तुम अंदर कैसे, टेल मी वाइफी। अयांश की पकड़ में आरवी कसम साती हुई, छोड़िए हमें, जाने दीजिए। तभी अयांश आरवी के बालों की लट अपने हाथ में लेता और सूंघते हुए बोला, अब तो ना आ रही स्मेल, तुम्हारे उस चमेली के तेल ने तुम्हें भी परेशान कर दिया होगा ना, तभी तो अच्छे से धुलिए। क्या कह रही थी, जाते जाते जाएगी, अब कैसे चली गई बोलो, बोए उचकाते हुए। ये सुनते ही अयांश की आंखों में देखती आरवी ने थूक निगल लिया और मन ही मन खुद से बोली, ये क्या किया मैंने, काश बाल ना धोए होते तो इनको दूर रखने की वजह तो थी मेरे पास, ये चाहकर भी करीब ना आ पाते। आरवी, इनको झेलने से अच्छा तू वो चमेली का तेल झेल लेती। ओ गॉड। तभी अयांश ने आरवी के चेहरे पर अपनी अंगुली फेरी, क्या हुआ, बाल धोने का पछतावा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कह आरवी ने अपनी हथेली जो कि अयांश के सीने पर थी उससे अयांश को पीछे धकेल दिया और झटकाकर अपनी कलाई भी अयांश के हाथ से छुड़ा ली, पर दूजे ही पल अयांश ने कमर में बाहम फुसाकर उसे अपने करीब कर लिया। घंटों दूर रहा हूं तुमसे, कहूं तो आधा दिन आधी रात, अब और तो ना तड़पाओ। ये सुनते ही आरवी की आंखें फैल गई। अयांश और आरवी का चेहरा बहुत पास था जिससे उनकी आंखें एक दूजे से जा मिली। दोनों एक दूजे की ओर देखे जा रहे थे कि तभी बारिश आ गई। आरवी ने चेहरे पर बूंद पड़ते ही ऊपर की ओर देखा, छोड़िए मुझे, बारिश आ रही है। अयांश उसकी ओर देखते, तो आने दो। आरवी अयांश की ओर देखते, भीग रही हूं मैं। तो मैं कौन सा नहीं भीग रहा हूं। आपसे मुझे क्या, छोड़ो। मुझसे नहीं तो किससे है। आपसे तो बिल्कुल नहीं। क्या मोहब्बत या नफरत। अयांश के ये कहते ही आरवी मुस्कुरा दी, मोहब्बत के लायक भी है आप सिर्फ नफरत लेने के बने हैं मिस्टर मेहरा, सिर्फ नफरत। चलो मोहब्बत ना सही, नफरत ही सही। तुम्हारी किसी चीज पर तो हक है, मेरा चीज क्या तुम पर पूरा मेरा हक है, चाहे प्यार करो या नजरअंदाज करो, चाहे चाहत रखो या शिकवा करो, मोहब्बत दो या नफरत बरसाओ, पर जितनी शिद्दत से मैं तुमसे नफरत करता हूँ तुम चाहकर भी ना कर पाओगी मिसेज मेहरा, क्योंकि तुम नहीं जानती मोहब्बत से ज्यादा नफरत की गहराई होती है, नफरत की। आरवी के सिर के पीछे अपना दूसरा हाथ रख उसे अपने और करीब करते, आपको सिर्फ नफरत में हर हद पार कर जाती कर बर्बाद करना आता है। मोहब्बत आप क्या करेंगे मिस्टर मेहरा, दीवानगी आप क्या जाने, आप कहाँ किसी को आबाद करेंगे, आपको तो छीनना, तकलीफ देना, दर्द देना आता है। मोहब्बत करने वाले झुक तक जाते हैं और आप झुके आपकी शान न घट जाए। प्यार में लोग जान ले भी सकते हैं और दे भी जाते हैं, ये आपके बस की बात कहाँ। मोहब्बत में आप झुके आपकी कमर में फ्रैक्चर हो जाएगा। मोहब्बत तो दूर, आप में तो इंसानियत भी नहीं है। मैं नफरत करती हूँ इंसानियत के दायरे में और आप हैवानियत पर उतर आते हैं, वाकई बड़ी शिद्दत से आप नफरत करते हैं, कीजिए शौक से कीजिए, क्योंकि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही अयांश ने आरवी को झटका कर छोड़ दिया जिससे वो नीचे जा गिरी और अयांश जोर जोर से हंसने लगा। आरवी नीचे से ही उसे देख रही थी, तभी अयांश अपनी हंसी रोक अपनी हाथों से अपने बाल पीछे कर आरवी के सामने बैठते हुए बोला, फर्क नहीं पड़ा, घंटा क्या पल पल पड़ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, फर्क कहाँ थी और कहाँ आ गई। सी आरवी की ओर हाथ करते। इस पर आरवी ने कुछ नहीं कहा और गुस्से से उठकर वहां से जाने लगी कि तभी अयांश ने उसकी बाह पकड़ ली और खुद जमीन पर लेट उसे भी अपने ऊपर गिरा लिया। सोचना भी मत, जब तक मैं ना चाहूं तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। ये सुन कुछ पल तो आरवी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर अयांश की मजबूत पकड़ से ना छूट पाई तो अयांश की ओर गुस्से से देखा और फिर नजरें घुमा ली। ये देख अयांश ने आरवी के गाल पर हाथ रख उसका चेहरा अपने सामने कर लिया। आरवी फिर निगाहें हटाना चाहिए तो अयांश ने उसका मुंह पकड़ लिया, मना किया है ना, जब मैं पास और सामने हूँ ये निगाहें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, मेरी मर्जी के बिना इन्हें भी हटने का हक नहीं। ये देखे तो सिर्फ मुझे देखे, समझी। आरवी अपना मुंह झटकाते हुए, क्यों सलमान खान है आप जो मेरी आंखें आप पर ही टिकी रहे और कहो हाय क्या फेस है, हम आए बड़े मुझे देखे। अयांश ने आरवी की कमर पर थोड़ा धक्का दिया और उसे और करीब कर बोला, सलमान खान की भी इतनी औकात नहीं कि ये निगाहें उसे देखे, इन पर सिर्फ मेरा हक है। एम नॉट सलमान खान, एम यूर डेविल हस्बैंड, क्या डेविल हस्बैंड। और दोनों एक दूजे की ओर नफरत भरी निगाहों से देखने लगे। बारिश तेज हो चुकी थी और दोनों को भिगाने लगी। मूसलाधार बारिश और आसमां में कड़कती बिजली भी दोनों को विचलित न कर पाई। जितनी शिद्दत से आज आसमां से पानी बरस रहा था उससे भी कई गुना ज्यादा दोनों की नफरत एक दूजे पर बरस रही थी। अगली सुबह आरवी बाथरूम से बाहर आई तो छींक रही थी, अत्याचार कम था क्या जो बीमार करके भी रख दिया। तभी राधे ने डोर नॉक किया, मालिक नाश्ते के लिए बुला रहे हैं, आती हूँ, आरवी ने कहा और राधे चला गया। आरवी आईने के सामने आए जहां सिंदूर और मंगलसूत्र पड़ा था। अब ये और पहनो, उनसे बचने के लिए पहनना ही पड़ेगा वरना खुद पहनाने पर उतर आएगी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखा ना कल रात कैसे चिपके रहे, छोड़ा तक नहीं, दूर होना चाहा फिर भी ना होने दिया।
वेट वेट, जब बालों में होगा चमेली का तेल तो कैसे आएगे पास वो एंग्री मैन। हाँ फिर तो डेविल कुमार मुझे इस सिंदूर मंगलसूत्र के लिए भी फोर्स ना कर सकेगे। ये सुन के साथ साथ इस सबसे भी मेरा छुटकारा। हाँ कहाँ है चमेली मेरी सहेली, कहते आरवी ने ड्रेसिंग के पीछे हाथ मारा और चमेली के तेल की शीशी निकाली। जल्दी से तेल लगाया बालों में, शीशी वापस रखी और खुद को आईने में देख बोली, अब चल आरवी नीचे, कल रात तंग किया ना उन्होंने, बदला तो बनता है। और आरवी नीचे चली गई। आरवी नीचे जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। जैसे ही बैठी तो उसकी छींक निकल गई। छी छी, नाक सिकुड़ते हुए, क्या बेटा तबीयत ठीक नहीं क्या? ठंडे पानी से नहाए हो क्या? दिनकर जी बोले, नहीं गर्म से सर्दी लगी है तो ठंडे से ना नहाए, आरवी बोली। हाँ ये बारिश का मौसम होता ही ऐसा है, सर्दी लग जाती है। ख्याल रखो बेटा, राधे गर्म गर्म चाय दो, सर्दी में आराम मिलेगा। दिनकर जी बोले, जी मालिक, कह राधे ने एक कप चाय आरवी के आगे रख दी और बोला, उस तेल की खुशबू तो अब तक आ रही है, ये कब तक जाएगी? आरवी से। ये सुनते ही आरवी छिप गई और दिनकर जी की ओर देख बोली, हाँ वो कहा ना, कल जाते जाते जाएगी, हमने तो धोए बाल फिर भी अभी तक है, पर चली जाएगी। हल्का सा मुस्कुराते हुए दिनकर जी या राधे कुछ कहते कि तभी अयांश आ गया। अयांश आकर बैठा ही कि उसे फिर तेल की स्मेल आए। उसने फट से आरवी की ओर देखा, व्हाट द हेल। तभी दिनकर जी बोले, हेल नहीं बेटा, तेल, धोए बाल इसने कई बार और देखो उस वजह से सर्दी भी लग गई इसको। आरवी छींक रही थी, आज कल तक चली जाएगी चमेली के तेल की सुगंध, अब बिगड़ना मत इस पर। आरवी बेटा आप चाय पियो, आरवी ने जी कहा और अयांश की ओर देखते कप उठाकर सिप सिप करते चाय पीने लगी। अयांश उसे घूर रहा था पर दिनकर जी के सामने कुछ नहीं बोला। उसे एक पल न लगा समझने में कि आरवी ने फिर तेल लगाया है बालों में, वो और सर्दी की वजह बाल धोना नहीं, रात को बारिश में भीगने से है। तभी आरवी चाय का लंबा सा घूंट भरते अयांश की ओर भौं चाहकर इशारा करती है, अब कहिए। ये देख अयांश ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और वहां से उठकर ऊपर चला गया। राधे आवाज देते हुए, अयांश बाबा आपकी कॉफी। दिनकर जी अयांश को जाते देख, रहने दे, जब तक ये सुगंध न जाएगी चमेली के तेल की, ना चैन से कुछ खाएगा पिएगा और ना सोएगा घर में। थोड़ा परेशान होते दिनकर जी को परेशान देख आरवी मन ही मन बोली, माफ करना, आपको परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं। मैं कोई नहीं, फिर भी आप परवाह करते हैं मेरी। वो तो आपके पोते हैं, उनको तकलीफ में देख आपको अच्छा नहीं लग रहा। बस उनको सबक सिखाने और खुद के लेकर रहे हैं हम, ये सब आपने ही कहा था ना, ये लड़ाई मेरी है और मुझे खुद लड़नी है। तभी आरवी की नजर ऊपर यांश पर पड़ी जो अपने कमरे से निकल उसके कमरे में जा रहा था। ये देख आरवी ने फट से कप टेबल पर छोड़ दिया और खुद से बड़बड़ाई, ये वहां क्यों जा रहे हैं? राधे हैरानी से, क्या हुआ? आरवी, कुछ नहीं, तो पिजिए चाय और राधे नाश्ता भी दो, दिनकर जी ने कहा कि तभी आरवी उठ गई। हम अभी आए बोल आरवी भागकर ऊपर चली गई। इनको क्या हुआ मालिक? राधे ने पूछा। मुझे क्या पता, और मुझे कौन सा बताकर गई है, दोनों ही एक जैसे, कब क्या करे कोई पता नहीं और ना बताएं। जा, मेरा अखबार लेकर आ। दिनकर जी छड़ी जमीन पर रख चेयर से उठे। मालिक पहले नाश्ता तो कर लीजिए, जितनी भूख थी कर ली, तुम कर लो पर पहले मेरा अखबार, कह दिनकर जी सोफे साइड की ओर चले गए। आरवी कमरे में पहुंची तो देखा अयांश अपने मुंह पर कपड़ा बांधे रूम में इधर उधर तेजी से चल रहा था। आरवी अंदर जाते ही बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं होना चाहिए क्या यहाँ मुझे, वैसे तुमसे मतलब कुछ भी करूं। अयांश अलमारी की ओर बढ़ते बोले, पर आपका तो यहाँ कुछ नहीं है, आई मीन आप क्या ढूंढ रहे हैं? आरवी ने फट से पूछा। तभी अयांश ने रुककर आरवी की ओर देखा, सुकून। ये सुन आरवी बोली, दूसरों का सुकून छीनना बंद कर दीजिए, खुद ही सुकून पा लेंगे। अयांश आरवी की ओर आते, बहुत होशियार समझती हो ना खुद को? हाँ पर आपके जैसे कभी घनमट नहीं किया और होशियार नहीं, स्मार्ट। नो बेवकूफ हो तुम और दूसरों को भी बना रही हो। तुम दादू और राधे को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। जाते जाते जाएगी चमेली के तेल की खुशबू, वो यकीन कर सकते हैं तुम्हारे झूठ पर, मैं नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ कितनी बड़ी झूठी धोखेबाज हो। जाएगी कैसे स्मेल, जब जाने दोगी तब ना। बार बार तेल लगाओगी अपने बालों में तब तो कभी नहीं जाएगी। जब मैंने राधे से पूछा था उस तेल की शीशी के बारे में, बोला तुमने फेंक दी, तभी समझ जाना चाहिए था कि इतनी आसानी से मेरे खिलाफ यूज कर रही उस हथियार को तुम अपने हाथों से थोड़ी जाने दोगी। और अब नीचे यकीन हो गया कि अब भी वो तुम्हारे पास इस कमरे में मौजूद है, तेल जिसे लगाकर तुम चमेली बनकर घूम रही हो और मेरा जीना मुश्किल करने पर तुली हुई हो, क्योंकि कल रात तो तुम्हारे बालों में तेल ना था, तो अब कैसे? और अब वो मैं ढूंढ कर रहूंगा। मुझे खुद के पास आने से रोकने के लिए इस तेल का यूज कर रही हो ना? रोक सकती हो तो अब रोक कर दिखाओ मिसेज मेहरा। इतना कह अयांश ने अपने कदम वापस ले और फिर कमरे की तलाशी लेने लगा। ये देख और अयांश की बात सुन आरवी की सांसें ऊपर नीचे होने लगी और बड़ी बड़ी आंखों से अयांश को कमरे की तलाशी लेते देख खुद से बोली, मरे,
अब तो इनके हाथ लग जाएगी फिर। प्लीज प्लीज इनको ना मिले प्लीज बप्पा, इतना तो तंग किया ही नहीं इनको कि आप मेरे प्लान को फुस करने चले। इनको पता भी लग गया, और ये मुझे कब से 3-4 दिन से परेशान कर रहे उसका क्या। इन पर बड़ा जल्दी तरस आ गया, मुझ पर ना आया, बस हाथ ना आए इनके मेरी वो सहेली तेल जिसका नाम है चमेली। थूक निगलते अपनी हथेली मसलते, होठों को भींचते हुए अयांश बेड के नीचे देख तकिए उठाते हुए, दुआ कर रही हो क्या मुझे ना मिले वो तेल। आरवी झेपते हुए, अगर इतनी ही दुआ कबूल होती तो कुछ और ना मांग लेते, जैसे कि मुझसे छुटकारा है ना। ब्लेकेंट उठाकर वापस बेड पर फेंकते आरवी की ओर देखते अयांश बोला, आलतू जलाल तू आए बला को टाल दो। वैसे आप फालतू में ही ये सब कर रहे हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं वो यहाँ नहीं है मिस्टर मेहरा, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आरवी ने अयांश की ओर आते कहा, गुमराह करने की कोशिश कर रही हो। इतने बेवकूफ तो नहीं आपकी मैं आपको गुमराह कर सकूं, पर सच कहूं तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ भी नहीं होगा दुनिया में। नहीं समझे, ये आपकी बेवकूफी ही तो है जो आप सोच रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। पर भूलिए मत मिस्टर मेहरा, हर बुराई का अंत हुआ है, आपके अंदर की भी बुराई का भी अंत होगा। वो दिन वो पल भी जरूर आएगा, आखिर कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी। आरवी ने एकटक अयांश की ओर देखते कहा। ये सुनते ही अयांश को गुस्सा आ गया, परेशान तो था ही, आरवी की ऐसी बातें उसके गुस्से में हमेशा घी डालने का काम कर देती है। तभी अयांश ने बेड के टेबल पर रखा वॉश उठाया और गुस्से से गुर्राते हुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो वॉश सामने आईने पर जोर से दे मारा, जिससे आईना टुकड़ों में बिखर कर टूट गया। अयांश की इस हरकत पर आरवी फट से अपने कदम पीछे ले लेती है। अयांश आरवी की ओर आने लगा कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी चमेली के तेल की शीशी पर चली गई, जो शीशा टूटने की वजह से उसके पीछे से निकलकर आगे आ गिरी थी। अयांश मुस्कुराया और नीचे से बोतल उठाकर आरवी के सामने करते बोला, यही थी ना, जो मैं चाहूं ना वो खुद बेखुद होकर ही रहता है। ये सुन आरवी ने अयांश की ओर देखते अपना कुर्ता अपनी मुट्ठी में भींच लिया। अयांश के हाथ में वो तेल की शीशी देख आरवी की आंखों में नमी के साथ चेहरे पर उदासी छा गई और अयांश के चेहरे पर उसकी जीत की झलक मुस्कुराहट के साथ साफ दिखाई पड़ रही थी। अयांश वो चमेली की तेल की बोतल लेकर खिड़की की ओर चला गया। आरवी उसे एकटक देखे जा रही थी। अयांश ने बोतल दूर कर उसका ढक्कन खोल खिड़की से नीचे फेंक दिया और आरवी की ओर देखते बोतल बाहर की ओर उधेल कर खाली करने लगा। आरवी अयांश की ओर नहीं कहते कदम बढ़ाने लगी कि अयांश ने तभी बोतल भी बाहर फेंक दी। ये देख आरवी ने अपने कदम रोक लिए। तभी अयांश आरवी की ओर आया, अब क्या करेगी मेरी वाइफी। आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मिस्टर मेहरा। आपने अभी जो किया है, आपको क्या लगता है आपने कोई महान काम किया है? बिल्कुल भी नहीं। तेल बाहर फेंका है आपने आरवी चतुर्वेदी को नहीं। आपकी असली परेशानी की जड़ तो अभी भी आपके सामने खड़ी है। सी मैं यही हूँ, फिर कुछ नया सोच लूंगी, बिकोज हार तो नहीं मानूंगी। आरवी ने अपने हाथ बांधते हुए अयांश को जवाब दिया। अयांश आरवी की ओर आते, मुझसे पंगे लोगी तो खुद का ही नुकसान करवा लोगी तुम। और रही बात तुम्हारी, तुम जितना चाह लो, तुम्हें तो नहीं फेंकूंगा, बिकॉज यू आर माइन। नाइट मोड ओनली फॉर माइन। आंख मारते हुए ये सुन आरवी अयांश की ओर पीट कर लेती है, क्या कहा नुकसान, तो अब हम कौन सा आबाद है, बर्बाद करने पर ही तो आप तुले हैं। आखिरकार खुशी तो होगी कि हमारी बर्बादी में थोड़ा हाथ हमारा भी तो रहा, कोशिश तो कर रहे, बस आपके आगे घुटने ना टेकेंगे, चाहे फिर अंजाम जो हो। अयांश मुस्कुराते हुए आरवी के पास आया और उसे अपनी तरफ घुमा लिया। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें अपने कदमों में ला सकता हूँ। बेशक यही तो आता है आपको, और आता ही क्या है मिस्टर मेहरा। अपनी ताकत का गलत यूज कर आप मुझे अपने कदमों में लाकर रौंद सकते हैं, पर हाँ, मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगी आपसे खुद को बचाने की। लाख कोशिश कर लो, अगर तुम्हें लग रहा है मुझे परेशान कर तुम यहाँ से जा पाओगी। नो वाइफी नो, इतना आसान नहीं मेरे हाथों वो करवाना जो मैं करना ही नहीं चाहता, इसलिए मुझसे उलझना छोड़ दो। आरवी की कमर में बाहम फंसा उसे अपने करीब कर अयांश एटीट्यूड में बोला। तभी आरवी ने अयांश के मुंह पर बंधा कपड़ा नीचे कर दिया और खींच भी लिया। ये होते ही आरवी के बालों से तेल की स्मेल अयांश को महसूस होते ही उसने आरवी को झटक कर छोड़ दिया और पीछे हो गया। व्हाट द हेल। आरवी हंसते हुए, हेल नहीं तेल मिस्टर मेहरा। ये सुनते ही अयांश जोर से बोला, मुझे दो ये कपड़ा। आरवी अयांश को कपड़ा दिखाते अपने कदम पीछे लेने लगी। ये चाहिए लीजिए, ले लीजिए। अयांश लेने के लिए आरवी की ओर आने लगा कि तभी आरवी ने उस पकड़े से अपने बाल पहुंच लिए और फिर अयांश की ओर फेंक दिया। अयांश पीछे होते जोर से बोला, आर यू मेड। दांत पीसते हुए। ये सुन, आपसे कम, कहते आरवी ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसने लगी। आरवी की इस हरकत और उसको हंसते देख अयांश गुस्से से तिलमिला उठा और गुस्से से पास आकर बाजू पकड़ी और बाथरूम की ओर धकेलते बोला, अभी के अभी अपने ये गंदे बाल धोकर आओ। नहीं धोऊंगी, आरवी अयांश को साफ मना करते बोली। मैंने कहा अभी बाल धोकर आओ, बाहर करो इस तेल को अपने बालों से। अयांश चिल्लाया। पर आरवी टस से मज ना हुई। वो ना में सिर हिलाकर दूसरी तरह देखने लगी। ये देख अयांश उसकी ओर बढ़ने लगा। अयांश को अपनी ओर आते देख आरवी बोली, दूर रहिए मुझसे।
यही तो तुम चाहती हो मैं करीब ना आऊं, तभी तो जा नहीं रही बाल धोने पर मेरे रहते तुम अपने इस इरादे में कामयाब हो जाओ नेवर। अयांश अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते गुस्से से आरवी की ओर चला आया। आरवी कुछ कहती उससे पहले ही उसे खींचकर बाथरूम में ले गया और जाकर बाथटब में धकेल दिया। मेरे खिलाफ जाने का नतीजा अब तुम भुगतो। आरवी बाथटब से निकलने लगी कि अयांश ने पानी से भरे टब में आरवी की पीछे से गर्दन पकड़ पानी में डुबोकर बाहर निकाल ली। अचानक ऐसा होने से आरवी को पानी चढ़ गया। उसने अयांश को अपने पीछे धकेलने की कोशिश की। मिस्टर मेहरा छोड़िए मुझे, हटिए। पर तभी अयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये तो तुम्हें मुझे ना कहने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो तुम सोचने के भी काबिल नहीं और ना ही चांस मिलेगा कुछ सोचने समझने का। बहुत शौक है ना तुमको चमेली बनने का, पर अब बस बहुत चमेली बन ली। कल से चमेली बनकर बड़ा इतरा रही थी ना, चमेली कहीं की। बोलते अयांश शैपू का डिब्बा उठाने लगा। क्या चमेली? आप मुझे चमेली बोल रहे हैं? आप क्या है, आप भी तो चिपकू ही है, जब देखो चिपकते रहते हो मिस्टर चिपकू। बता रहे हैं दूर रहिए मुझसे। आरवी बाथटब में बैठी अयांश पर चिल्लाते हुए उसे अपनी अंगुली दिखाते कहती है कि तभी अयांश ने शैपू की बोतल आरवी के सिर पर उधेल दी। रोक दो, अगर रोक सकती हो मुझे पास आने से। आरवी हाथ चलाने को हुई कि अयांश ने शैम्पू डाल आरवी के हाथों को साइड कर अपने हाथों से आरवी के बालों में शैम्पू मसल दिया और फिर गर्दन पकड़ उसका सिर पानी में डूबो कर छोड़ते हुए, लो हो गए साफ, बाकी बचे खुद कर लेना, क्योंकि आधा काम कर मैंने तुमको मजबूर तो कर ही दिया, पूरा अब तुम खुद कर लोगी ना। मुस्कुराते हुए आरवी ने अपने होठ भींचे और अपने हाथों से चेहरे का पानी साफ किया और गुस्से से अयांश को घूरते हुए बोली, डिस्कस्टिंग मिस्टर मेहरा, रियली डिस्कस्टिंग, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। चिल्लाते हुए तभी अयांश ने आरवी की बाहम पकड़ उसे टब में खड़ा कर लिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, जस्ट शट अप। मुझ पर चिल्लाना तो मत ही। और हाँ एक बात और, मैं कुछ भी कर सकता हूँ समझी, तुम्हारे साथ जो तुम सोच भी नहीं सकती वो भी किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा। मुझे यूं घूरना तो दूर, खुद को भी देख नहीं पाओगी, ऐसी हालत एक दूंगा। और हाँ मेरे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र कहाँ है। गले की ओर देखते, ओह याद आया, अभी देखा बाहर। फिर नहीं पहना ना, पहना लेना जल्द। फिर से मेरे सामने आओ तो मिसेज मेहरा के स्टाइल में आना, मिस चतुर्वेदी के नहीं। अगर फिर खिलाफ गई तो रेडी रहना, यू नो मैं अपना काम कितने अच्छे से और करके ही रहता हूँ। और ये सिंदूर मंगलसूत्र वाला भी कर दूंगा अगर खुद न किया तो, अंडरस्टैंड। इतना कह अयांश ने आरवी को फिर पानी के टब में पटक दिया और खुद दरवाजे को धक्का देकर वहां से चला गया। आरवी गुस्से से पानी में हाथ मारते हुए चिल्ला उठी, नो नेवर नो। थोड़ी देर बाद अयांश नीचे हॉल में इधर से उधर चलता हुआ किसी से कॉल पर बात कर रहा था, तभी गार्ड अंदर आया और बोला, सर। अयांश ने उसे रोकने के लिए हाथ से इशारा किया और अपनी कॉल खत्म कर बिना उसकी ओर देखे बोला, हाँ कहो। सर वो कोई अभय नाम का लड़का आया है बाहर, कह रहा है उसे आरवी मैम से मिलना है। गार्ड से ये सुनते ही अयांश ने फट से उसकी ओर देखा। व्हाट, कहाँ है वो? बाहर गेट के। मैंने उनको अंदर नहीं आने दिया। अंदर आना चाहा तो मैंने गेट बंद कर दिया। किसी भी अनजान का आपकी परमिशन के बिना अंदर आना मना है ना। और आपने कहा है कि कोई मैडम का नाम ले और मिलने का बोले तो साफ मना कर देना। वो मैडम का नाम ले रहे हैं, बोल रहे कि बहुत जरूरी है मिलना। आरवी से जाकर कह दो अभी मिलना चाहता है, वो खुद मिल लेगी। सर मैंने उनको जाने को कहा पर वो नहीं जा रहे, जिद कर रहे हैं, बार बार बोल रहे कि मिले बिना नहीं जाऊंगा। मैंने आज से पहले उनको यहाँ नहीं देखा, कुछ समझ ना आया तो मैं आपके पास चला आया, वो हट ही नहीं रहे वहां से। गार्ड अयांश को अभय के बारे में बताता है। मैं सुनते ही अयांश उस पर चिल्लाते हुए बोला, कैसी ड्यूटी करते हो तुम, जब मेरी दिए ऑर्डर ही फॉलो नहीं कर सकते। साफ कहा है ना मैम से कोई नहीं मिलेगा, किसी को अंदर नहीं आने देना, सीधा भगाना है। इतना काम नहीं होता तुमसे, किस बात के पैसे लेते हो, काम करना नहीं बस एक्सिक्यूचर्स देते रहो। गार्ड नजरें झुकाते हुए, सॉरी सर बट मैंने बोला पर वो जा ही नहीं रहे। अयांश चिल्लाते हुए, जाओ यहाँ से। गार्ड पर वो, अयांश आई हैंडल, तुमने तो कर ही लिया, निकलो यहाँ से। अयांश के गुस्सा करने पर गार्ड तेजी से भागता बाहर चला गया। अभय, ओह तो आरवी से मिलने आया है। मैं सोच ही रहा था कि ये यहाँ जरूर आएगा, आखिर आ ही गया, देखूं तो सही। कहते अयांश बाहर की ओर जाने लगा कि तभी रुककर मुस्कुराते हुए अपना रुख बदलकर बाहर जाने की बजाय ऊपर चला गया। आरवी नहाकर चेंज कर चुकी थी, खिड़की के पास खड़ी टॉवल से अपने बाल पहुंच रही थी। तभी अयांश वहां आ गया। उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए और नजरें आरवी पर टिक गई। व्हाइट कुर्ता रेड सलवार आरवी ने पहना हुआ था, ऊपर से गीले खुले उसके बाल, सिंपल सा लुक उसे बेहद खूबसूरत बना रहा था। आरवी की प्यारी सी मासूमियत जो उस वक्त आरवी के चेहरे से बखूबी झलक रही थी, उसने अयांश को उसे निहारने पर मजबूर कर ही दिया। तभी आरवी का ध्यान अयांश पर गया तो वो टॉवल वहीं बेड पर रख बेड पर रखा सूट का मैचिंग लाल दुपट्टा बेड से उठाकर कंधे पर डालते हुए बोली, आप यहाँ देखने आए हैं क्या? आपके खिलाफ नई साजिश तो नहीं कर रही मैं? ये सुन अयांश का ध्यान आरवी से हट गया। उसने पल भर दूसरी तरफ देखा और फिर अंदर आते बोला, नहीं चमेली देखने नहीं आया, बल्कि कुछ देने आया हूँ, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। बोए उचकाते हुए
हो गया आपका, मिस्टर चिपकू बड़बड़ाते हुए आरवी आईने के सामने जाकर बालों में कंघी करने लगी। सच में सरप्राइज है मेरे पास वाइफी तुम्हारे लिए। आरवी बालों में कंघी करते हुए, सरप्राइज, मन नहीं भरा क्या सरप्राइज देते देते। औरों के सरप्राइज से बेशक खुशी मिलती है पर आपके सरप्राइज हार्ट अटैक देने वाले होते हैं। नहीं चाहिए मुझे आपके सरप्राइज, कोई इंटरेस्ट नहीं। अयांश मुस्कुराया और आरवी की ओर बढ़ते बोला, आया तो नहीं ना हार्ट अटैक, और मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, अटैक देकर इतनी आसान मौत तुम्हारे लिए नहीं बनी। आरवी आईने से अयांश की ओर देखते, मेरा दिल इतना कमजोर नहीं जो हार्ट अटैक आ जाए। रियली तो मुझ पर आ जाने दो अपने दिल को, खैर छोड़ो, वैसे आज का सरप्राइज खुशी ही देगा तुमको, पर कितनी देर की होगी वो खुशी ये कहा नहीं जा सकता। कंधे उचकाते हुए आरवी ने अपने पीछे खड़े अयांश को आईने से ही हैरानी से देखा। वो कुछ बोलती कि तभी अयांश पीछे से आरवी को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और फिर हाथ से कंघी लेकर ड्रेंसिक पर फेंकते हुए अपनी अंगुली आरवी के बालों में चलाते बोला, रहने दो इन लटों को, उलझी ही अच्छी लगती है इनकी ये उलझन मेरी वाइफी पर। ये सुनते ही आरवी ने अपने बाल छुड़ा लिए और चेहरा दूर कर खुद भी अयांश की पकड़ से छूट दूर हट गई और अयांश की ओर देखते बोली, हो गई आपकी बकवास, फिर परेशान करने आए हैं ना, मैं भी क्या पूछ रही थी, यही तो आता है आपको। बस एक यही खराबी है, उलझी लंटे अच्छी है तुम्हारी, ना कि तुम खुद जो मुझसे उलझती हो। एनीवे चलो किसी से मिलवाना है। मुझे किसी से नहीं मिलना, जाए आप, कह आरवी कंघी फिर उठाकर बाल बनाने लगी। अपने दोस्त अभय से भी नहीं। जैसे ही अयांश ने ये कहा आरवी के हाथ से कंघी छूटकर नीचे गिर गई। अभय, और फट से अयांश की ओर मुड़ते बोली, क्या? अभय? हाँ अभय मिलने आया है तुमसे, बाहर है, मिलना चाहता है और मिलकर ही यहाँ से जाऊंगा कह रहा है। अयांश बोला, आप सच कह रहे हैं ना? आरवी ने सवालिया नजर से अयांश को देखा। खुद जाकर देख लो बालकनी से, अयांश बाहर की ओर हाथ से इशारा कर बोला। बालकनी? हाँ मेरे कमरे में जाओ और जाकर देख लो, पता चल जाएगा, यहाँ तो खिड़की है जो गार्डन एरिया दिखाती है, मेन गेट नहीं, और अभय तुम्हारा दोस्त मेन गेट पर है, सो बालकनी मेरे कमरे में है, वहां से दिख जाएगा, जाकर चेक कर लो। अयांश बोला, आप सच कह रहे हैं मिस्टर मेहरा? सच झूठ खुद पता कर लो। अयांश के इतना कहते ही आरवी अपने कमरे से निकल अयांश के कमरे की ओर भागी। अयांश भी मुस्कुराते हुए पीछे पीछे चला गया। आरवी जैसे ही अयांश के रूम की बालकनी में पहुंची तो उसकी नजर गेट के बाहर खड़े अभय पर पड़ी। अभय, कहते वो इतनी बहुत खुश हुई कि अपने हथेली अपने मुंह पर रख ली। आरवी की आंखें भी छलक आई। तभी आरवी अपने आंसू पहुंच अभय को आवाज देने को हुई कि अयांश ने पीछे से आकर पकड़ लिया, एक लफ्ज भी नहीं। आरवी हैरान होते अयांश की पकड़ में कसमसाई। तभी अयांश फिर बोला, अपने दोस्त की जान सलामत चाहती हो और उसे जिंदा रख, उसे तकलीफों से बचाना चाहती हो, उसे खतरे में नहीं देख सकती ना तुम, तो वाइफी जो मैं कहूँ वही करना, अदरवाइज यू नो, जानती हो ना मैं कौन हूँ, यू डेवल हस्बैंड। ये सुनते ही आरवी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो चेहरा ऊपर उठाकर अयांश के चेहरे ओर देखती है कि तभी अभी की नजर बालकनी में खड़ी आरवी पर पड़ी। उसने आरवी को जोर से आवाज दी, आरवी। वो बुला रहा है, हाय तो कहो। अयांश अपना हाथ अभी की ओर हिलाते बोला। आरवी ने नीचे अभी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए अयांश के कहने पर उसके जैसे ही अपना हाथ हिला दिया। तभी अभी नीचे से चिल्लाते हुए बोला, आरवी मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे बात करनी है। आरवी सुन रही हो ना? आरवी अभी मिलना है मुझे तुमसे। ये सुनते ही आरवी अभी की ओर देख बोली, मिस्टर मेहरा मिलने दीजिए ना प्लीज। तभी अयांश अपना चेहरा आरवी के कंधे पर टिकाकर बोला, चू चू चू, अफसोस जताते हुए, इतनी तड़प, वो भी दोस्ती में, मोहब्बत को भी पीछे छोड़ दिया तुम दोनों ने तो। नीचे वो छटपटा रहा है तुम तक पहुंचने में और यहाँ तुम उस जाने के लिए। आरवी टी नजरों से घूरते हुए, आप तो बात ही मत कीजिए मोहब्बत और दोस्ती की, ये दोनों ही आपके बस की बात नहीं। ये सुन अयांश आरवी के कान के पास फुसफुसाते बोला, अभी सोच कर बोलो, अगर मैं अपनी पर आया तो इस दोस्ती में तड़प और तकलीफ दोनों का लेवल बढ़ जाएगा। ये सुनते ही आरवी फट से बोली, नहीं नहीं प्लीज मिस्टर मेहरा, मैं कुछ नहीं कह रही, कुछ नहीं कह रही। अरे वाह, इतनी नरमी लहजे में। आरवी मन ही मन, मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, खैर अभी आपसे उलझने से ज्यादा जरूरी मेरा अभय से मिलना है। कुछ कहा नहीं। तभी अभय ने फिर आवाज दी, आरवी आना नीचे, आरवी। जाने दीजिए मिस्टर मेहरा, वो वेट कर रहा है। तो करने दो। मिलना है मुझे, नहीं मिलने दूंगा, प्लीज मिस्टर मेहरा। अयांश ने अभी भी आरवी को अपनी बाहों में जकड़ा था। वो अभी की ओर देख मुस्कुरा रही थी जैसा अयांश कह रहा था उसे करने को, और वो साथ साथ में अयांश से रिक्वेस्ट भी कर रही थी, पर वो टच टच आवाज निकालते करते ना कि यही जा रहा था। आरवी अयांश से प्लीज प्लीज किए जा रही थी अभय से मिलने के लिए। नीचे से अभय भी उसे आवाजें लगा रहा था, पर अयांश है कि टस से मज न हुआ। ना उसने आरवी को वहां से हिलने दिया और ना ही हाँ की मिलने के लिए। थक हार कर जैसे ही आरवी खामोश हुई तो अयांश ने उसे छोड़ दिया और बोला, जाओ मिल लो, कैसे मिलना है ये तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, दोस्त है तुम्हारा, उसे कोई नुकसान पहुंचे ये तो तुम कभी नहीं चाहोगी, है ना? और हाँ क्या बातें करनी है ये भी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तुम संभाल लोगी।
राइट वाइफी। मैं जाऊं? आरवी ने अयांश की ओर देख बस इतना कहा। नाइट मोड। अयांश हाँ में सिर हिलाते, जाओ पर पहले उसे आवाज तो दे दो कि तुम आ रही हो। इतना सुनते ही आरवी ने अभि की ओर अपना हाथ हिलाया और बोली, आ रही हूँ। ये कह आरवी जाने लगी कि तभी अयांश बोला, रुको। आरवी के कदम कमरे में ही रुक गए। अयांश रूम में आरवी के पास आया और उसकी कलाई पकड़कर उसे उसके रूम में ले गया और आईने के सामने जाकर खड़ा कर दिया। तभी आरवी हैरान होते बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अभी तो नीचे है। हाँ नीचे है और तुम उससे मिलने बात करने जा रही हो? अपने दोस्त के पास जाना है ना, तो सही से तो जाओ। मतलब? तभी अयांश ने ड्रांसिक पर रखी सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर से चुटकी भरी और आरवी की मांग भर दी, अब तुम मिस चतुर्वेदी नहीं मिसेज मेहरा हो, तो वहीं बनकर मिलो। आरवी कुछ न कह पाई, उसने अपनी आंखें मींच ली, क्योंकि इस वक्त कुछ कहना उसका उसकी और अभि की मुलाकात में रुकावट पैदा कर सकता है। तभी अयांश ने पास होकर आरवी के गले में मंगलसूत्र डाल दिया। मेरी बात को हल्के में मत लेना, तुम्हारी कोई भी हरकत उस पर खतरा बन सकती है, मेरी नजर तुम पर ही रहेगी। आरवी ने आंखें खोल अयांश की ओर देखा। जाओ, अब मेरी वाइफी अपने दोस्त से मिलने के लिए पूरी तरह रेडी है। पीछे हट, अयांश ने दरवाजे की ओर इशारा कर कहा। अयांश की ओर देखते आरवी भागकर वहां से चली गई। जैसे ही आरवी बाहर पहुंची, अभी गार्ड से बोला, अब तो जाने दो अंदर, देखो वो आ गई है मिलने। गार्ड ने आरवी की ओर देखा तो आरवी भी बोली, आने दीजिए अंदर। अयांश ने पहले ही गार्ड को फोन कर कह दिया था कि मैडम के बाहर आते ही उसे अंदर आ जाने देना। गार्ड गेट खोल देता है। अभय तेजी से चलता आरवी की ओर आ रहा था। एक तरफ आरवी को अभय से मिलने की खुशी हो रही थी और साथ ही उसके कानों में अयांश के बोले लफज गूंज रहे थे। ये सही नहीं किया मिस्टर मेहरा आपने, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं ना मुझे। अच्छे से जानते हैं आपकी इस चाल के चलते मैं अभी को कुछ न कह पाऊंगी। आपका सच सामने नहीं आ पाएगा। वैसे सच भी है, अपनी मदद के लिए अपने अभी की जान जोखिम में कभी नहीं डालूंगी। अब तो चाहकर भी कुछ नहीं बता सकती, कुछ न कह सकती कि मिस्टर मेहरा ने मेरे और सक्षम के साथ क्या किया है। जैसा इंसान हम इनको सोच और समझ रहे थे वैसे ये बिल्कुल नहीं है। मुझे तो क्या अपने बचपन के दोस्त को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, पर मैं कुछ न कह पाऊंगी तुमसे अभी कुछ भी नहीं। हम दोनों तो खतरे में है, तुम पर भी खतरा बने हम कभी नहीं चाहेंगे। सब कुछ छुपाना होगा। हाँ, मुझे खुद के साथ साथ ये सिचुएशन भी अपने तरीके से संभालनी होगी ताकि अभी को कुछ भी भनक न लगे। आरवी ने मन ही मन खुद से कहा कि तभी अभी पास आ गया। आरवी, अभी कहते आरवी मुस्कुराते हुए अभी के गले लग गई और फिर अलग होते बोली, कैसे हो? मेरा छोड़ो, तुम अपनी बताओ, ये सब क्या है? आरवी क्यों किया है ऐसा तुमने? अभी ने आते ही आरवी से सवाल किया। बैठकर बात करें, आओ। आरवी अभी का हाथ पकड़ते हुए बोली कि तभी अभी ने अपना हाथ झटका लिया। मैं यहाँ बैठकर बात करने नहीं आया हूँ आरवी, मुझे वजह जाननी है जो हुआ है उसके पीछे की, और मैं कब से तुमसे मिलना चाहता हूँ। घंटों से बाहर वहाँ गेट की ओर हाथ करते खड़ा हूँ। तुम अब क्यों नहीं रही थी? आरवी हल्का सा मुस्कुराते हुए, सॉरी यार वो बिजी थी। शादी हुई है मेरी अभी अभी, एंड मैं तो तुमसे खुद मिलने आने वाली थी और अभी अयांश जी छोड़ ही नहीं रहे थे। वो ऑफिस से घर आए ना तो उनके साथ थी, तभी पता चला तुम आए हो तो उन्होंने कहा कि तुमसे मिल लूं। वो खुद भी मेरा वेट कर रहे हैं अंदर। देखा ना तुमने, अभी वहां ऊपर हम साथ थे तो बस मुझे नीचे आने में टाइम लग गया और तुम यहाँ पहले आए नहीं ना, और ये गार्ड जानता नहीं वरना तुमको थोड़ी रोकता, दोस्त हो मेरे। सो शादी अयांश जी बस वहीं बिजी थी, सॉरी अभी वेट करना पड़ा तुम्हें। आरवी अपने कान पकड़ते हुए, ओह बिजी? अयांश जी, सच में बहुत बिजी हो तुम तो। हो भी क्यों ना, सबसे बड़े बिजनेसमैन अयांश मेहरा से जो शादी की है, मिसेज मेहरा जो बन गई हो, वो खुद बहुत बिजी इंसान है तो तुम्हें भी तो होना ही था। अब पति दिखता होगा, दोस्त कहाँ? अपने दोनों हाथ ऊपर करते, है ना, कुछ भी हो जाए कुछ ना बदलेगा, दोस्ती हमेशा रहती है। अभी तुम मेरी पहली प्रायोरिटी रहोगे, तुम्हारे लिए हमेशा फ्री। ये बातें तो सिर्फ महज बातें थी ना? ये क्या अब तो लगता है सब कुछ सिर्फ कहने को बातें थी, हकीकत कौन जाने क्या थी, क्योंकि सच तो कुछ और ही है। मैं रहूं वेटिंग में, नो प्रॉब्लम आरवी, अब तुम्हारे पास कहाँ टाइम, शादी जो हो गई तुम्हारी। अभय आरवी के गले के मंगलसूत्र और मांग के सिंदूर की ओर इशारा कर बोला, ऐसे क्यों बोल रहे हो अभय तुम? अपने हाथ नीचे करते, एनीवे वैसे तुम कल भी आ सकते थे अभय, हम तब भी मिल लेते। कल मैं सच में फ्री थी, काफी दिन हो गए ना हमें मिले, आई मिस यू यार। आरवी हल्का सा मुस्कुराते हुए अभय की बाह पर हाथ रख बोली, रियली? सही कहा, कल आ जाता। हाँ आ जाता। कल क्या, कल से पहले भी आ जाता। कब का आ जाता? आरवी का हाथ अपनी बाह से हटाते हुए, फैमिली को लेकर घर पहुंचा तो तुम नहीं थी घर पर, तुमको कितने फोन किए पर कॉल न लगा। सक्षम को भी किए पर उसका भी फोन बंद। फैमिली को संभाला, चाची को शांत करने की कोशिश की ताकि तुम लौटो घर तो तुम्हें डांट न पड़े। उनकी जिसकी शादी होने जा रही थी वो दुल्हन घर से बाहर थी उस वक्त, जिसके चलते मैंने खूब डांट सुनी उनकी। मैं तो तुमको साथ लेकर भी ना गया था स्टेशन, फिर भी तुम घर पर ना मिली। चाचू दादी माँ सब चिंता में थे आरवी, कैसे भी करके बहुत ट्राई किया समझाने का उनको कि तुम आ जाओगी, फिर लगा रिजोर्ट तो न चली गई।
पीयूष जीजू को फोन किया मैंने तो खबर मिली रिजॉर्ट के बाहर तुम्हारी गाड़ी है पर तुम नहीं। मैं चाचू के साथ रिजॉर्ट गया तुम्हें ढूंढा वहां पर तुम ना मिली वहां आरवी। मिस्टर मेहरा विनीत जी को भी फोन लगाए पर ना लगे सबके फोन बंद। बहुत परेशान हो गए थे हम। तभी मैसेज आया आरती दी को सक्षम का काम से बाहर जाने का। शादी थी 5 दिन में फिर बाहर यूं अचानक कुछ समझ न आया। हम सब बहुत परेशान हुए तुम्हारे लिए बार बार ढूंढ रहे फोन कर रहे बट कोई फायदा नहीं। यूं ही टेंशन में रात बीत गई। सुबह होने को थी रात तो ढूंढने में निकल गई तुमको। दादी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी तुम्हारे बारे में सोचकर कि कहाँ है मेरी बच्ची जिससे शादी होने वाली थी वो तो काम से बाहर चला गया और तुम कोई अता पता नहीं। फिर चाचू और मैंने सोचा पुलिस की हेल्प लेते हैं अब और वेट नहीं। आरती दी पीयूष जीजू भी बोले ऐसा ही करते हैं सक्षम तो वहां था नहीं हमें ही पता लगाना था तुम्हारा पर तभी मालती न्यूज पापा उठा लाए और बोली ये देखो। क्या था पता है सामने तुम दुल्हन के जोड़े में और दुल्हा बने मिस्टर मेहरा। तुम्हारी शादी की फोटो न्यूज़पेपर न्यूज चैनल सब में तुम दोनों की शादी की खबर जिससे सब बहुत शॉक्ड हो गए। आरती दी पीयूष जीजू तो मिस्टर मेहरा से मिलने निकल गए कि सक्षम को बाहर भेज खुद क्यों शादी कर ली आरवी से इसका जवाब लेने के लिए। हमारे भी पैरों तले जमीन खिसक गई आरवी वो देख हमने सोचा भी न था ऐसा कुछ होगा। तुम उस फोटो में खुश नजर आ रही थी मुस्कुराते हुए तुम्हारी फोटो देख चाची भड़क उठी और बोली कि शादी में आए थे इसकी और इसने खुद ही शादी कर ली। रात भर जिसे ढूंढ रहे वो देखो मजे से है शादी के फोटो छप रहे जिसके। रातों रात अचानक वो सब हुआ आरवी जो किसी को समझ न आ रहा था। सब वापस गाजियाबाद जाने लगे मैंने उनको मनाने रोकने की कोशिश की पर सब गुस्सा थे नाराज थे ना रुके उसी दिन निकल गए। तुम्हारी शादी की खबर ने सबको बेहद ठेस पहुंचाए आरवी। चाचू तक कहकर चले गए कि तुमसे ये उम्मीद न थी। सच में नहीं थी आरवी मैं भी बहुत गुस्सा था सोचा तुमसे नहीं मिलूंगा। तुम सब छोड़ गई। जरूरी नहीं समझा शादी तक कर ली बिन बताएं। पर रह ना सका। आ गया अपने अंदर चल रहे हजारों सवालों के जवाब ढूंढने जो शायद तू ही दे सकती है। कल आरती दी पीयूष जीजू से मिला। उन्होंने कुछ नहीं बताया बस इतना कहा जो हुआ सही न हुआ। सक्षम का पूछा तो उनके पास कोई जवाब न था मैंने उनसे बात करनी चाहिए पर दोनों कुछ न बोले निकल गए। बस आरवी खुद को समझाने में और यहाँ आने के लिए खुद को तैयार करने में वक्त लग गया मुझे नहीं तो सच में कब का आ जाता कि वो आरवी मेरी दोस्त है जो हर बात मुझे बताती थी अपनी लाइफ का इतना बड़ा फैसला उसने कर लिया बताना तो दूर जिक्र तक न किया। क्यों आरवी क्यों बताओ ना और शादी तो सक्षम से होने वाली थी दोनों फैमिली तैयारी में लगी थी फिर दुल्हा चेंज क्यों है जवाब तो बोलो आरवी बोलो। आरवी ने अपने दुपट्टे की आड़ में अपनी मुट्ठी भींच ली क्योंकि अभी की बातें सुन। दादी माँ की तबीयत सब परेशान फैमिली का नाराज होना सक्षम की किसी को खबर न होना और अपने सामने अभी की ऐसी हालत सब उसे अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही थी पर उस वक्त आरवी ने कोई भी हाल भाव अपने चेहरे पर न आने दिए। तकलीफ का घूंट पी नोमल रख खुद को संभालते हुए बोली है ना जवाब क्यों नहीं है सब जवाब है। शादी मैंने की है तो मुझे तो पता होगा ना क्यों पता नहीं होगा। एक्चुअली अभी वो ना मिस्टर मेहरा मुझसे प्यार करते हैं पहले वो छुपा रहे थे सबसे पर फिर ना छुपा पाए। उन्होंने मेरे सामने कुछ दिन पहले ऑफर रखा शादी का आई मीन प्रपोजल और मुझे वो सही लगा तो बस मैंने उनको हाँ कर दी। मिस्टर मेहरा को ज्यादा शो ऑफ करने की आदत नहीं है। अपनी रियल लाइफ तो बिल्कुल नहीं और मुझे तो वाइफ बना रहे थे तो कैसे सबको बताते तो हमने अकेले में शादी कर ली। यही डिसीजन लिया हमने सोचा बाद में बता देंगे पर फिर न्यूज़पेपर के जरिए खुद ही सबको पता चला गया। कंधे उचकाते हो और सक्षम उसका क्या आरवी जितनी आसानी से तुम ये बात बता रही हो ना सब इतना आसान लगता तो नहीं। 5 दिन बचे थे सक्षम और तुम्हारी शादी में कोई 5 साल नहीं थे और प्यार था ना वो तुम्हारा उसे छोड़ अयांश मेहरा से शादी और तुम्हारे हाथों में तो सक्षम के नाम की मेहंदी अभी भी है देख। इतना कह अभय ने आरवी के हाथ पकड़ फट से उसके सामने कर दिए। आरवी ने अपने हाथों की ओर देखा जिनकी अभी मेहंदी उतरी न थी तभी अभय बोला देख सक्षम के नाम का डॉलर अभी भी है तेरे हाथों में। अभी के ये कहते ही आरवी हंस दी हाँ डॉलर तो है यार पर ये सक्षम का डॉलर नहीं साजन का डॉलर है और जो अब मिस्टर मेहरा है। मुझे उनसे शादी करनी थी तभी तो मैंने पहले मेहंदी लगवाए और यही वजह थी अभी 5 दिन पहले ही मेहंदी लगवाने की क्योंकि उसी रात हम दोनों शादी करने वाले थे। माना प्यार था सक्षम जो अब नहीं है। अब मेरे पति अयांश मेहरा है जिनके पास मेरे लिए प्यार और पैसा दोनों है और प्यार सब कुछ नहीं होता है देख मिस्टर मेहरा कितनी बड़ी हस्ती है। और यार कुछ नहीं था सक्षम के पास इनका ही तो दिया है सब कुछ। उसके पास खुद का क्या था कुछ भी तो नहीं। मिस्टर मेहरा की बदौलत था सक्षम वालिया। बाकी सब तो मिस्टर मेहरा का ही है नाम शोहरत मनी एवरीथिंग। और सक्षम से ये मच बेटर ऑप्शन और मुझे लगा कि अच्छे से घर मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है तो क्यों हाथ से जाने दूं। प्यार तो फिर हो सकता है ऐसा चांस बार बार थोड़ी आएगा। अगर अरेंज मैरिज होती मेरी तो शादी के बाद ही अपने पति से प्यार करती अपनी चाची जैसे हंसते हुए और हाँ आज नहीं तो कल इनसे प्यार हो ही जाएगा मुझे बहुत रोमांटिक है मेरा हस्बैंड।
और सोच जरा, वैसे तो मेरे पास कोई कमी नहीं थी, पर अब कभी कमी ना होगी। हमें क्लिनिक खोलना था ना खुद का, पर अब तो मिस्टर मेहरा से शादी कर हम हॉस्पिटल तक खोल सकते हैं। सोच, मेरा ड्रीम, जितना चाहूँ लोगों का इलाज कर सकेंगे। अभी मैंने जो किया है ना, बहुत ही सोच समझ कर किया है, बस यही सब सोच मैंने शादी कर ली, यहाँ चली आई। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, बताया नहीं माना मैंने, पर अब तो पता चल गया ना, सो हैप्पी, सब बेस्ट है। ये सुन अभय ताली बजाते हुए बोला, वाह आरवी चतुर्वेदी वाह। नहीं नहीं आरवी मेहरा, यही है ना, अब तो तेरा सरनेम भी बदले तो तुझे कहाँ फर्क पड़ेगा। मैं भी ना सरनेम क्या, इस शादी ने तो खुद तुझे बदल लिया। तेरे जज्बात, तेरे सपने, तेरे अपने सब कुछ छोड़ा दिया, एक बड़ी हस्ती के संग आने के लिए, पैसों के लिए आरवी तुम खुद बिक गई। ये सुनते ही आरवी जोर से बोली, अभय चिल्ला मत, सच तो यही है। यही तो देखा तुमने, अयांश मेहरा में बेटर ऑप्शन सक्षम कुछ न था। क्लिनिक की जगह हॉस्पिटल के सपने, एक शादी छोड़ रातों रात बड़े बिजनेसमैन से शादी, फायदा की बातें है ना। पता है तुझे सक्षम कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। हाँ, तुझे कैसे पता होगा, अब वो तेरा क्या लगता है? हाँ, कुछ नहीं लगता है वो मेरा, पर तू तो लगता है, तू तो दोस्त है मेरा। दोस्त समझा भी है क्या तुमने? दोस्त फैमिली सब छोड़ ही तो तुमने अपनी ये नई दुनिया बसाई है, जिसमें पैसों वाला प्यार करने वाला पति है तुम्हारे पास। अब हमारी क्या जरूरत? ऐसा क्यों बोल रहा है? आई नो तू गुस्सा है, डांट ले, नाराज मत रह यार, सॉरी कह तो रही हो, और हाँ टेंशन मत ले, मैं घर पर भी बात कर लूंगी, मिल लूंगी, माफी मांग लूंगी, उनको भी मना लूंगी। दादी माँ चाचू देखना, अभी सब मान जाएगी, सब खुश हो जाएंगे, और रही बात चाची की, तो उनसे डांट सुन लूंगी, अब तो आदत हो गई है, और उनकी तो डांट ही प्यार से मिठती है। खबर भी ली है, 3-4 दिन हो गए, पता करने की कोशिश की गाजियाबाद में सब कैसे है, फोन किया है? अभि ने आरवी से सवाल किया। ये सुन आरवी उसकी ओर देखने लगी, तभी आरवी बोलती कि खुद ही बोल पड़ी, बिजी होगी ना अपनी नई दुनिया में, फुर्सत मिले तो करें। मुझे नहीं लगता जो तुमने किया है उसके बाद इतनी आसानी से सबकी नाराजगी दूर कर पाओगी तुम। तुम्हारे सामने खड़ा है, वो नहीं मान रहा तो वो तो गाजियाबाद बाद है, कैसे करोगी सब ठीक? भरोसा विश्वास सब तोड़ इस नए रिश्ते की नींव रखी है तुमने। ऐसा कुछ नहीं है अभय, देखना सब ठीक हो जाएगा, सब साथ होगी मेरे, तुम भी और फैमिली भी। आरवी ने अभय की ओर देखते कहा। ये सुन अभय इधर उधर देखने लगा, तो अभय अपने होंठ अंदर लेती है और फिर बोलती है, बात हुई तुम्हारी घर पर? कैसे है सब? दादी माँ, क्यों तेरे पास फोन नहीं है? खुद जान ले कैसे है। कहाँ है तेरा फोन? फोन? आरवी को वो पल याद आ गया जब अयांश ने उसका फोन तोड़ दिया था। हाँ, फोन, जिस पर न जाने कितनी बार फोन किया गया पर कोई रिस्पांस न मिला। रिस्पांस मिलता कैसे? वो मेरा फोन खो गया अभय, बताना कैसे है सब? नया नहीं लाकर दिया तेरे अमीर पति ने, खुद ही पूछ लेना, वैसे भी तुम्हें बड़ी उम्मीद है सब ठीक होने की। आरवी कुछ कहती कि तभी वहां अयांश आ गया। आरवी, आरवी, अभय दोनों ने अयांश की ओर देखा। अयांश पास आया और आरवी के कंधे पर बाहमदाल मुस्कुराते हुए बोला, अभय हाय, एक्चुअली एक कॉल आ गया था मेरा, सो उसमें बिजी था। अभय अयांश की ओर देखते, या आई नो आप बहुत बिजी लोग हैं मिस्टर एंड मिसेज मेहरा, या तभी आने में वक्त लग गया। एनीवे जान, आरवी की ओर देखते, तुमने तुम्हारे दोस्त को बिठाया नहीं, खड़े खड़े ही मुलाकात बात कर ली क्या? आरवी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, था बैठने को, पर इसे खड़े खड़े ही मिलना था, है ना अभय? अयांश, रियली ऐसा है तो थोड़ी देर और रहो यहीं खड़े, फिर बाद में खड़े खड़े आरवी से बातें कर लेना, क्योंकि अभी मैं अपनी वाइफ को ले जा रहा हूँ। आरवी चलो ना, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मैं घर तुम्हारे लिए आया और तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं। इट्स वेरी बैड आरवी, नो कम विद मी। आरवी को अपनी ओर घुमाकर उसके कंधों पर अपने हाथ रखते हुए ये सुन आरवी अभय की ओर इशारा कर बोली, क्या अभी अभय आया है? तो क्या हुआ? आई नो आया है, मुझे भी दिख रहा है। अभी की ओर देख, पर ये तो वेट कर सकता है ना, मैं नहीं कर सकता। यू नो मुझे वेट करना पसंद नहीं, इतना कर लिया काफी है अब, और नहीं वाइफी, चलो ना। आरवी के दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए ये सुन आरवी ने एक नजर अभय को देखा और एक नजर अयांश को, और मन ही मन खुद से बोली, ये मिस्टर मेहरा को क्या सूझी है जो अचानक टपक पड़े और ऐसी हरकत कर रहे हैं? क्या सोच रही हो तुम मिस्टर मेहरा? चलो ना, ये कर लेगा वेट तुम्हारा, मुझसे नहीं रुका जाता, बिकॉज यू आर माइन। एंड फिर ऑफिस भी जाना है मुझे, मीटिंग है, विनित भी वेट कर रहा है, सो अभी तुम्हारा टाइम, मेरा कम। एंड अभी तुम भी आओ, अंदर बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद आरवी फ्री हो जाएगी, तब बातें कर लेना, और चलो चाय कॉफी कुछ ले लो अभी से। थैंक्स मिस्टर मेहरा, आप ले जाए अपनी वाइफ को, और वैसे भी मेरी मुलाकात और बात हो गई है, मैं चलता हूँ। अभय आरवी की ओर देख बोला, रियली दैट्स नाइस, सी यू सून, बाय। चलो जान, अब चलते हैं, अब कोई रुकावट नहीं, कम। अयांश ने आरवी का चेहरा अपने हाथों में भर मुस्कुरा कर कहा, तभी आरवी बोली, आती हूँ। क्योंकि इस वक्त आरवी ने कुछ न कहना ही बेहतर समझा, क्योंकि अयांश वहां आ गया था तो ले जाकर ही रहने वाला था, और अगर वो ना जाए तो अभी को शक हो सकता है। ये सोच आरवी अयांश के साथ चलने को हामी भर देती है।
आती हूँ, नहीं अभी आओ, वेट में ही ले जाता हूँ, कहते अयांश ने आरवी की कलाई पकड़ी पर तभी रुककर मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे नहीं, स्पेशली तरीके से, कह अयांश ने आरवी को अपने करीब खींच लिया और फट से बाहों में उठा लिया और बोला, चलो अभी को बाय तो कहो। आरवी ने हाँ में सिर हिलाया और अयांश की बाहों से ही अभी को हाथ हिलाते बोली, बाय अभी एंड टेक केयर। मुस्कुराते हुए अभी कुछ कहता उससे पहले ही अयांश आरवी को लेकर वहां से चला गया। बहुत बातें करनी है तुम हो कि औरों के साथ ही लगी हो, कभी तो अपने पति का सोचा करो। अभी उनको जाते देख खुद से बोला, ये मेरी आरवी नहीं है, इतने से वक्त में इतनी नहीं बदल सकती। माना कि नाराज हूँ तुझसे पर इतना तो तुझे अब भी मैं जानता हूँ आरवी की कुछ तो हुआ है जो तुम बता नहीं रही, कोई तो ठोस वजह रही होगी जो अचानक तुमने ये कदम उठाया था, पर क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, ये मैं बेशक नहीं जान पाया और जो तुमने बताया उस पर चाहकर भी यकीन न हो रहा है। सच झूठ अभी कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ और ना सही गलत देख पा रहा। अगर तुम दोनों की ये शादी सच है तो कुछ और भी यहाँ सच है जो आज नहीं पर कभी तो सामने आएगा ही। मुबारक हो आरवी, वाकई में तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है। क्यों न जरूरी समझो तुम इसको, अलग ही दुनिया में जो लेकर आया है अपने साथ, जैसी दुनिया सबके पास नहीं होती। बोलते अभय ने अयांश के बड़े से घर, वहां मौजूद गाड़ियां पर नजर डाली और फिर मुड़कर वहां से उसी वक्त चला गया। अंडस्को 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 अंडस्को। अयांश आरवी को बाहों में ही उठाए सीधा ऊपर ले गया। आरवी उसके चेहरे की ओर देखे जा रही थी। रूम के पास पहुंच अयांश ने आरवी की ओर देखा, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, नीचे उतारिए हमें, वैसे भी अभय अब तक तो जा ही चुका होगा यहाँ से, तो अपनी ये नौट की बंद कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं लवी डबी हस्बैंड बनने की, जो आप बिल्कुल नहीं है और आप पर वैसे भी छूट नहीं करता। जान हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी रोकी थी, शुक्र है अभी को पता न चला। बहुत खराब एक्टर है आप, आरवी अयांश की बाहों से उतरने की कोशिश करते बोली। पर अयांश ने उसे कसकर पकड़ा था, आरवी को उतरने ना दिया और कमरे में ले जाते बोला, जान तो नहीं पाया ना? सच झूठ कुछ भी, मैं खराब एक्टर हूँ माना, पर तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, कमाल है ना तुम्हारा। दोस्त तक ना समझ पाया तुम सच बोल रही हो या झूठ, थोड़ा सा भी पता न लगने दिया इस शादी का राज। वो तो हम खुद ना जान पाए, वो कैसे जान पाता, कम वक्त हमें खुद नहीं पता ये शादी हुई क्यों है। आरवी फिर छुटने की कोशिश करते बोली, कितनी बार बोलना पड़ेगा, शादी नहीं बर्बादी है और तुम ना जानो इसके पीछे का राज तो बेहतर है। अयांश बैग की तरफ बढ़ते कहता है, हो गया आपका, अब छोड़िए हमें, उतारिए नीचे, कोई जरूरत न थी फालतू में इतना ड्रामा करने की। इतने कूल आप है भी नहीं जितने बाहर बन रहे थे, रहेंगे तो एक डेविल ही, चाहे कितनी ही कोशिश कर लीजिए। अभी ना सही पर हम तो जानते हैं सच और आपका असली चेहरा, उतारिए हमें। आरवी बोली ही कि अयांश ने उसे उसी वक्त बेड पर पटक दिया। आह! आरवी बेड पर बैठ झुंझलाकर बोली, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अयांश आरवी पर झुकते हुए, यू लोग प्रॉब्लम से छुटकारा पाते हैं और आप साथ रख रहे हैं। मैं प्रॉब्लम हूं तो जाने दीजिए मुझे, यहाँ से क्यों जबरदस्ती यहाँ रखा है? वाई! आरवी चिल्लाते हुए बोली कि तभी अयांश ने उसके होठों पर अंगुली रख दी। ही शिश! आरवी ने अयांश का हाथ झटका दिया और उसे खुद से दूर कर बैग की दूसरी साइड उतर गई और बोली, पहले ब्लैकमेल ताकि मैं अभी को कुछ न कह पाऊं, फिर ड्रामा, जैसे आपसे ज्यादा प्यार हमें कोई कर ही नहीं सकता। क्या जरूरत थी, क्यों किया आपने ऐसा? अयांश को घूरते हुए ये सुन अयांश मुस्कुरा दिया और आरवी की ओर आते बोला, तुम इतनी लायक नहीं हो जो अयांश मेरा तुम्हारी किसी भी सवाल का जवाब दे, कोई भी बात तुम्हें बताएं, जब तक खुद न चाहूं। बिल्कुल नहीं। वैसे तुम बताओ, तुमने भी तो मेरी तारीफ की नीचे अपने दोस्त को मेरे बारे में बताया, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बहुत रोमांटिक हस्बैंड है मेरा ये वो। अब तुम इतना सब कहोगी तो मुझे तुम सही कह रही हो ये प्रूफ तो करना ही था ना, है ना? सो बहती गंगा में मैंने भी हाथ धो ले, तुम रोमटिंग बोल रही थी तो बन गया रोमटिंग। भोए उचकाते हुए आप नजर रख रहे थे मुझ पर, बातें सुनी हमारी, आप बाहर थे। आरवी ने सवालिया नजर से अयांश की ओर देखा। नहीं तो मैं तो अपने रूम में था, बेड पर लेटा रेस्ट कर रहा था। तो फिर आपको गलत फहमी हुई है, हमने कोई तारीफ नहीं की आपकी, बल्कि हमने तो आपका नाम तक नहीं लिया। चल झूठी, आप झूठे, महा झूठे। आपके झूठ के कारण ही हमें झूठ बोलने पड़ रहे हैं, वरना आज तक हमने कोई झूठ न बोले अपने दोस्त से तो बिल्कुल नहीं। आपका एक झूठ न जाने हमसे कितने झूठ बुलवाएगा, सब कुछ झूठ ही है, पता नहीं ये झूठ का सिलसिला कब बंद होगा। सो आप ही इन सब झूठों की उपज करने वाले, आप मिस्टर मेहरा, सिर्फ आप। आरवी अयांश को अंगुली दिखाते बोली। तभी अयांश ने आरवी की कलाई पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। किसी के भले के लिए बोला गया झूठ सो सच के बराबर होता है, और आज तो तुम्हारे दोस्त की जान की बात थी तो तुम सच बोलकर उसे थोड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती थी, राइट? वैसे क्या हैंडल की तुमने सिचुएशन, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे भी बेटर। दैट्स नाइस। झूठ भी इतने अच्छे से कहा कि सच भी इतना अच्छा नहीं होता होगा। एक एक लफ्ज, एक एक लाइन, सुपर्ब। पहले से स्क्रिप्ट रेडी कर रखी थी क्या? मुस्कुराते हुए, अब मेरे पति अयांश मेहरा है जिनके पास मेरे लिए प्यार और पैसा दोनों है। बोए उचकाते हुए
ये सुन आरवी हैरानी से एकटक अयांश की ओर देखने लगी। तभी अयांश गाल पर अंगुली रख सोचते हुए आरवी के चारों नाइट मोड और घूमते बोला, और क्या बोला था? हाँ मिस्टर मेहरा को ज्यादा शो ऑफ करने की आदत नहीं, रियल लाइफ तो बिल्कुल नहीं, यही कहा था ना। आरवी के सामने रुककर आरवी उसकी तरफ देखे जा रही थी। तभी अयांश बोला, यही सोच रही हो ना, मुझे कैसे पता? इतना कह अयांश ने आरवी के मंगलसूत्र की ओर अपना हाथ बढ़ाया और एक छोटी सी चिप निकाल आरवी के सामने कर बोला, सी मैं वहां ना होकर भी वहां था, जिसके चलते मैं तुम्हें देख भी सकता था और सुन भी। अच्छा हुआ तुमने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा, जैसा मैंने चाहा वैसा किया, अदरवाइज आज जो तुम्हारा दोस्त यहाँ से सही सलामत गया है शायद ही जा पाता। ये सुन आरवी की आंखें फटी की फटी रह गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी अयांश ने वो चिप तोड़ नीचे जमीन पर फेंक दी और उसे पैर से मसलते हुए बोला, और हाँ मुझे लवी बनने का शौक नहीं, मैं डिवी ही ठीक हूँ, डिवी मीन डेविल, एटीट्यूड वाले लहजे में। इतना कह अयांश वहां से फिर अपनी जीत का परचम लहराकर चला गया। उसके जाते ही आरवी ने अपने कदम पीछे ले और धड़ाम से बैट पर जा बैठी और घुटनों पर कोहनी टिका अपना सिर पकड़ते बोली, इन्होंने मेरे अंदर चिप लगा रखा था, सब सुन रहे थे ये। ओह सिट, अगर मैं कुछ कह देती अभी को, बता देती कुछ भी तो। ओह नो, सच में वो ठीक नहीं होता, शुक्र है मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं तो मैं तो यहाँ फंसी ही हूँ, अभी भी फंस जाता, और अच्छा हुआ इन्होंने वो ड्रामा किया और मुझे अंदर ले आए, नहीं तो अभी की हालत देख किसी पल मैं कमजोर पड़ जाती और पक्का कुछ कह जाती, फिर हो जाता हम दोनों का काम तमाम इस डेविल के हाथों। बचा लिया बप्पा, सच में हतो किया है मैंने, सबको जानबूझकर ना सही पर किया तो है, बट हाँ बस यहाँ से निकल जाऊं एक बार कैसे भी कर, फिर सब सही कर लूंगी, हाँ कर लूंगी सब सही। आंखों में नमी लाते अंडस्को 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 अयांश ऑफिस पहुंचा और सीधे अपने कैबिन की ओर बढ़ गया। विनित की उस पर नजर पड़ी, उसने अयांश को आवाज भी दी पर उसे सुनाई नहीं दिया। अयांश कैबिन में जाकर चेयर पर बैठा ही कि तभी जोर से बोलते हुए विनित अंदर आ गया, अयांश कहाँ खोए हो तुम? तभी अयांश ने उसकी ओर देखा, चिल्ला क्यों रहे हो? तो क्या करूं, नीचे से आवाज दे रहा, तुम सुन ही नहीं रहे हो? यहाँ हो भी यहाँ नहीं, यहाँ अपनी सुनने की शक्ति कहीं छोड़कर आए हो? अयांश के सामने टेबल पर विनित अपनी हथेली टिकाते बोला, सुन रहा हूँ, बोल क्या बात है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या बात है जो तू सुन नहीं रहा है? ऑलवेल या हम देख कर तो लग ही रहा है तुझे कि सब ठीक है, वो बस मैंने तुझे नीचे आवाज दी, तुम ऊपर चले आए, तुम्हारा ध्यान कहीं और था क्या? विनित ने अयांश से सवाल किया। रियली मे भी ध्यान हो कहीं और, कंधे उचकाते हुए, तभी तुम चिल्लाते हुए आए। अच्छा अब बोलो क्या बात है, अब मेरा ध्यान तुम पर ही है। वेट वेट, पहले ये बताओ तुम्हारा ध्यान कहाँ था? आज से पहले ऐसे ना हुआ कहीं मेरी आरवी भाभी पर तो नहीं? सच बोलना, उनके बारे में ही सोच रहे थे ना? अयांश के ध्यान के भटकने की वजह आरवी राइट? विनित मुस्कुराते हुए बोला। ये सुन अयांश उसे घूर कर देखने लगा तो विनित फिर बोला, देख घूर बेशक ले, पर हाँ तो बोल दे, और आज तो चेहरा भी खिला खिला है, खुश नजर आ रहे हो, कौन सा तीर मार कर आए हो भाई? कहीं भाभी से कोई पंगा तो लेकर नहीं आए जिसमें आरवी ने तुम्हें हरा दिया हो? ओह वो मुझे हराएगी, और एक ये भाभी भाभी नाम रटना बंद कर दे। अयांश टेबल से फाइल उठाकर विनित पर फेंकते बोला। विनित फाइल पकड़ते हुए, ये वो हराती तो तुम गुस्सा होते, पर तुम तो खुश हो, मतलब तुम जीत कर आए हो और वो हार गई। हाय महबूब के सितम के आगे महबूबा की एक न चली। फाइल को सीने से लगाते हुए, हो गया तेरा, अब जा यहाँ से और मिंटिंग की तैयारी कर। मिंटिंग की तैयारी हो चुकी और उसमें अभी टाइम है, बट बताना आज तू बहुत खुश नजर आ रहा है, थोड़ा सा तो बता दे, मैं भी मुस्कुरा दूं, आज क्या हुआ, कैसे जीत हासिल की? विनित ने एक्साइटेड होकर पूछा। जाता है कि नहीं? अयांश तपाक से बोला, चला जाऊंगा, बस थोड़ा सा बता दे, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर अयांश मेहरा आरवी को दर्द देकर आता तो उसकी टीस यहाँ भी होती, पर आज वजह शायद कुछ और है तुम्हारी जीत की। एनीवे बता ना, तेरी खुशी की चमक तेरे चेहरे पर झलक रही है, क्या हुआ है? प्लीज बता दे तू सा। विनित ने मासूमियत से कहा। चमक नहीं, चमेली। क्या चमेली? कौन चमेली? विनित हैरानी से बोला। वही जिसका तू देवर बना फिर रहा है। कल से चमेली बन घूम रही थी घर में मुझे इरिटेट करने के लिए, तुम्हें तो पता है हैवी स्मेल से मुझे एलर्जी है, आई डोंट लाइक, सो उसे पता चल गया था, जिसके चलते उसने चमेली का तेल यूज किया, राधे से मंगवाया और मेरे एंगेस्ट यूज किया। यहाँ परेशान तो हुआ, बट एक दयान चमेली हार गई और मैं जीत गया। उसका चमेली का तेल घर से बाहर बहुत इतरा रही थी चमेली का तेल यूज कर, पर मैंने उस चमेली की चमेली गिरी निकाल दी। मुस्कुराते हुए, ओह हो तो ये बात है तेरी खुशी की, आरवी भाभी को उनके बनाए प्लान में हरा दिया जो उन्होंने तेरे खिलाफ बनाया था, बेचारी। विनित थोड़ा परेशान होते बोला। कोई बेचारी नहीं है, मेरी नाक में दम कर दिया था उसके चमेली के तेल ने, पर मुझसे जीतना जितना उसे आसान लगता है उतना है नहीं। अयांश रौब से कहता है। किसका चमेली का? हंसते हुए, वैसे नाम अच्छा दिया है तूने चमेली, मैं भी बुलाऊं क्या चमेली भाभी? कूल ना? विनित खुश होते बोला।
जस्ट शट अप, कोई जरूरत नहीं है और मैंने नाम ना रखा कुछ भी। वो तो उसने वो चमेली का तेल यूज किया तो बस कह दिया उसको चमेली। और तुम ये दांत दिखाना बंद करो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, जॉक्स नहीं सुनाया तुम्हें। और वैसे तो बड़ा भाभी भाभी करते हो, अब उसकी हार सुनकर बड़ा खुश हो रहे हो, अब कहाँ गया तुम्हारे अंदर का देवर। अयांश विनित की ओर देखते बोला, हे क्या बोल रहा है, खुद ही रोकता कहने से फिर खुद ही टोकता है। ऐसा मत किया कर, ना इधर का छोड़ता है ना उधर का। और जॉक्स पर नहीं चमेली के तेल की बात पर हंसा। भाभी हार गई तो क्या भाई, तू जीता है तो तेरी खुशी में खुश हो रहा। और वैसे भाभी के बुरा भी लग रहा है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा उन्होंने प्लान बनाया पर फुस हो गया। पर कोई ना, नेक्स्ट टाइम वही जीतेगी और मेरे अंदर का देवर मेरे अंदर ही है जो उनकी जीत का जश्न भी मनाएगा। वैसे मानना पड़ेगा यार, तेरे ही एरिए में रखकर तेरे ही खिलाफ हथियार बनाकर वो चमेली का तेल, वाह काबिले तारीफ तो है आरवी। तेरे ही राज में तुझे तेरी बैंड बजाकर तुझे ही ढेर करने की हिम्मत तो रखती है, वाह आरवी भाभी वाह, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आरवी के बारे में सोच सैल्यूट करते हुए इतना कह है ना बोलते विनित ने यांश की ओर देखा तो चेयर से उठ चुका था और उसकी ओर गुस्से से देख रहा था। मरे, अपनी बतीसी दिखाना बंद कर, किसकी तारीफ कर दी मैंने, आग में घी तेल सब डाल दिया, यहाँ से पलटी ना मारी तो तला भुना तू ही जाएगा विनित। तेल गर्म हो चुका है इसलिए पहले तू चपेट में आए, निकल यहाँ से, खुद से बड़बड़ाते हुए। तभी विनित ने फाइल टेबल पर रखी और अपने कदम पीछे लेते बोला, मीटिंग का टाइम हो गया, क्लाइंट आ गए, मैं देखता हूँ। अयांश उसकी ओर आने लगा कि विनित वहां से भाग गया। अयांश दरवाजे की ओर देखते, तुम्हारी यही हरकतें किसी दिन मेरे हाथों तुम्हारी कब्र खुदवाएगी विनित। उस चमेली की साइड रुको, तुम बताता हूँ तुमको, भागे हो ना आओगे तो सामने ही फिर देखता हूँ। तभी अयांश का फोन बजा और वो फोन कोर्ट से निकाल रिसीव कर खिड़की की ओर जाकर खड़ा होकर बात करने लगा। विनित नीचे पहुंचा तो तरुण से टकरा गया। व्हाट हैपन सर। विनित ऊपर की ओर देखते, यमराज को छेड़ आया, बस दुआ करो मेरे प्राण जाने की घड़ी टल जाए। यमराज अपना रुख बदल ले, अभी जीना है मुझे, शादी भी ना हुई यार, बस आज बच जाऊं। सच में मेरी जुम्बा किसी दिन मेरी फोटो पर हाथ चढ़ा कर रही रहेगी। घर का बेदी लंका ढाए। विनित बेटा वो दिन दूर नहीं, अगर तूने लगाम न रखा खुद पर शेर के सामने किसी और की तारीफ, उसे राजा नहीं रानी कहना, मतलब तेरा काम तमाम। इस जंगल में रहना है तो शेर के साथ बनाकर रख, भले ही दिल में शेरनी की साइड रख। जानता है ना, शेर को अपने जंगल में दूसरा राजा पसंद नहीं होता, और यहाँ इस राजा को रानी मतलब शेर को भाती नहीं शेरनी। कल को कुछ भी हो सकता है पर आज तो नहीं है, इसलिए अपनी जान प्यारी है तुझे तो संभल कर रह विनित, संभल कर। तभी तरुण बोला, वाप हेपन सर, व्हाट आर यू सेइंग। ये सुन विनित ने तरुण की ओर देखा और बोला, उसका पता नहीं आपकी इंग्लिश मुझे जीते जी मार डालेगी, पहले ही भागते भागते आया हूँ, हालत खराब हो गई, ऊपर से तुम अंग्रेज बन रहे हो, हिंदी प्लीज। सॉरी सॉरी, आई थिंक आप बॉस को छेड़ कर आए हैं, फिर से पंगा लिया क्या आपने उनसे साथ जो आप यूं भाग रहे हैं डर कर। विनित तनकर, डर नहीं तो उससे कौन डरता है। तरुण मुस्कुराते हुए, आप हे क्या बोल रहे हो तुम, मैं तो बस मजाक कर रहा था। विनित तरुण को घूरते बोला, ओके ओके मजाक का अभी टाइम नहीं, चलिए सर क्लाइंट आ गए हैं, बॉस को मैसेज कर दिया, वो भी नीचे आ रहे हैं। तरुण कॉन्फ्रेंस रूम की ओर विनित को अपने साथ ले जाते हुए बोला, ओह अच्छा सुनो, आज की मीटिंग सुपर्ब होनी चाहिए, जो बॉस का मूड अच्छा ना भी है तो भी अच्छा हो जाए, हर हाल में डील साइन करेंगे और अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे, ओके सब अच्छे से करना, ओके बॉस हैप्पी होने चाहिए ना। तरुण का कंधा थपथपाते विनित बोला, समझ गया सर, डोंट वेरी, आपने जो कुछ भी किया है आज की मीटिंग आपको बॉस के गुस्से से बचा लेगी, क्योंकि आज वही होगा जो हम सब चाहते हैं, आज बॉस ही नहीं इस डील के बाद सब खुश होने वाले हैं, सब खुश। तरुण बोला, ये हुई ना बात, मुझे पूरा भरोसा है, बस आज अयांश को गुस्सा ना आए तभी बचा जा सकता है, नहीं तो अब तक तो वो मुझे दबोचने का सोच चुका होगा। विनित तरुण से बोल खुद से बड़बड़ाया, आप ऐसा करते ही क्यों है सर, जो फिर पछताना पड़े। तरुण बोला, तरुण जी जानबूझकर कौन ओखली में सिर देता है, हो जाता है, चलो कोई ना देख लेगी, जो होगा देखा जाएगा, अभी फुल फोकस सिर्फ मिंटिक पर चलो। विनित बोला और दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए। अंडरस्को 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 अंडरस्को। सक्षम ने जो सोचा चाहा वही हुआ। धीरू और उसके आदमियों के हाथों से छूटकर पुरानी मिल से खुद को बचाकर वहां से भाग आया और मेहरा सदन के पास आकर खुद से खुश होते बोला, जो मैं चाहूं और वो ना हो, ऐसा तो होने से तेरे ही आदमियों के चंगुल से बच निकला मैं, अब ढूंढ रहे होगी सब मुझे। माना कि आसान नहीं था पर सक्षम वालिया के लिए मुश्किल भी नहीं, यांश मेहरा। ये तो पुरानी मिल थी और 5-6 आदमी, अगर तुम मुझे कारावास बहुत टाइट सिक्योरिटी में रखते ना तब भी मैं निकल जाता, फुर हल्के में ले लिया यार तूने मुझे, सो एम आउट फ्रॉम यूर रीच, तेरे घर के सामने हूँ, तुझे खबर भी नहीं, जब तक खबर मिलेगी मैं यहाँ से भी निकल लूंगा। और अभी तो तुझे खबर होने से रही, तेरे आदमियों को तुझसे डर है, कम वक्त मरने से डरते हैं, पर इतनी हिम्मत नहीं, खुद मेरी तलाश करने से पहले तुझे बता देंगे, वो सोच भी नहीं सकते मैं यहाँ हूँ, ढूंढ रहे होगे और कहीं
उनको लग रहा होगा मैं कहीं छुपा हूँ, अरे हम तो खुले घूम रहे हैं, हंसते हुए। और मैं किसी से नहीं डरता यांश मेहरा, तूने मुझे काबू में रखने के लिए ये इंतजाम किया। चू 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 अफसोस जताते हुए, पर क्या फायदा, मैं तो आजाद हो गया। मुझे कैद करना चाहा था ना, क्या लगा मैं ऐसा पंछी हूँ जिसे तू पिंजरे में बंद कर सके? नहीं यांश नहीं, यही भूल कर दी तुमने। सक्षम वालिया को जाना कहाँ है, ये तो पिंजरा तोड़ने में ही नहीं पिंजरा संग लेकर उड़ने में भी माहिर है। माना कि तुमने आज तक बेशक मुझे अपनी चीजें दी है, पर एम नॉट यांश मेहरा, एम सक्षम वालिया, जो अपनी चीजें फेवरेट चीजें किसी को नहीं देता। जो सिर्फ मेरी है वो तो बिल्कुल नहीं। मेरी आरवी तो कभी न दूं तुझे। तूने मुझसे उसे छीनने की कोशिश की है ना, पर उस पर मेरा हक है, मेरा, जिसे मुझे कोई भी छीन नहीं सकता और ना ही छीन कर उसे अपनी बना सकता है। मैं आ गया अपनी आरवी तुझसे लेने। शादी की है ना तूने मेरी आरवी से, तो यही रखा होगा अपने घर बीवी जो बनाया है, पर मेरी प्रेमिका मेरी है यांश मेहरा सक्षम वालिया की, जो तेरी कभी नहीं होगी और ना तेरी बीवी रहेगी। इतना कह सक्षम ने सोचते हुए इधर उधर देखा और बोला, अंदर कैसे जाऊं? आरवी अंदर है ये पक्का है, बट उसे बाहर लाने के अंदर तो जाने पड़ेगा, पर ये गार्ड जाने देगा? बस एक बार अंदर चला जाऊं तो सब संभाल लूंगा, आरवी को लेकर ही बाहर आऊंगा, बस अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। कह सक्षम इधर से उधर चलकर सोचने लगा। सक्षम मेहरा सदन के अंदर कैसे जाए ये सोच रहा होता है, तभी उसकी नजर लॉन्ड्री वाले पर पड़ी जो वहीं आ रहा होता है, जिसे देख सक्षम मुस्कुराया। मिल गया अंदर जाने का रास्ता। नहीं जरिया, आज तो मुझे मेरी आरवी के पास जाने और यहाँ से उसे ले जाने पर कोई नहीं रोक सकता। खुदा भी नहीं तो उस अयांश की क्या औकात है, ये इसके घर कपड़े देने आया है ना, अब मैं दूंगा, कहते सक्षम उस लॉन्ड्री वाले की ओर भाग कर गया। वो शख्स अपनी बाइक पर था जिसने ब्लैक पेंट ब्लू शर्ट पहन रखा था। गले में उसका आईडी कार्ड भी था। सिर पर ब्लू हेलमेट लगाया होता है, शायद ये सब उसकी यूनिफॉर्म के अंदर ही था। पीछे बाइक पर उसने एक ब्लैक बैग रखा होता है, उसमें कपड़े ही होंगे। सक्षम ने पहले ही जाकर उसका रास्ता रोक दिया। बाइक वाले ने फट से ब्रेक लगाए और सक्षम की ओर देखते हेलमेट उतार फट से बोला, पागल हो क्या, ऐसे कौन सामने आता है? सक्षम ने उसकी ओर देखा। उसने एक मास्क भी पहन रखा होता है, जिसे देख मन ही मन बोला, आजकल सब कितनी सावधानी बरतते हैं ना। सबके अपने अपने रूल, कोई हेलमेट यूज करते हैं तो कोई मास्क। सच में कितना पॉल्यूशन हो गया है आजकल। खुद की सेफ्टी जरूरी है, बहुत जरूरी, और अब मैं ये यूज करूंगा तो मुझे पहचान पाना आसान भी नहीं होगा। तभी उस शख्स ने सक्षम के कंधे पर हाथ रखा। प्रॉब्लम क्या, मरना है क्या यूं बाइक के सामने आकर? सक्षम ने नामे सिर हिलाया और हाथ जोड़ते हुए, वो नाइट मोड, वहां दूसरी साइड इशारा करते हुए। उस शख्स ने उस ओर देखा और बोला, क्या है वहां? मदद चाहिए भाई, जल्दी चलो, थोड़ी सी मदद कर दो। सक्षम ने घबराते हुए उस ओर फिर इशारा कर बोला। उस शख्स ने सक्षम की ओर देखा और सक्षम की हालत देख बाइक से नीचे उतरा। मदद, कैसी मदद? चलो बताता हूँ, कहते सक्षम उसकी बाहम पकड़ उस ओर उसे अपने साथ ले गया। वो भी सक्षम के साथ तेजी से चल रहा था। सक्षम नाटक करने में सफल हुआ और वो शख्स उस पर यकीन भी कर बैठा। सक्षम उसे पेड़ के पास ले गया और आगे की तरफ हाथ करते बोला, वो वहां। उस शख्स ने सक्षम की ओर देख उस जगह में झुककर देखा, क्या है यहाँ? तभी सक्षम ने हाथ में पत्थर उठाया और पीछे से उस शख्स के मुंह पर हाथ रख पत्थर उसके सिर पर दे मारा। वो शख्स चीखा, पर उसकी आवाज मुंह का हाथ से दबे होने के कारण निकल ना पाई। कुछ ही पल में सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया। सक्षम मुस्कुराया और उसे पेड़ के पीछे कर बिठाते हुए उसके सामने बैठ बोला, सॉरी भाई, करना पड़ा, नहीं तो मैं तुम कैसे बनता। अब तुम रेस्ट करो यहाँ और मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। ओके, कपड़े ही तो देने हैं, है ना? तुम करो मैं करूं, एक ही बात है। उस शख्स की गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए, चल सक्षम वालिया, आज लॉन्ड्री वाला भी बन जा। सच में प्यार में क्या क्या करना पड़ता है, देख लो आरवी, जो सक्षम वालिया किसी के लिए एक गिलास पानी ना भरे, वो तुम्हारे लिए किस किस हद तक जा रहा है बेबी, बिकॉज आई रियली लव यू। कुछ ही देर में सक्षम उस लॉन्ड्री वाले के गेट अप में आ चुका था। पेड़ से बाहर निकला और मुंह पर मास्क लगाते बाइक की ओर बढ़ गया। बाइक पर बैठ, हेलमेट पहन, इधर उधर देख, बोला, किसी से नहीं देखा, और मेहरा सदन की ओर बढ़ गया। बाइक रोकी और हेलमेट उतार, नजरें थोड़ी झुका। बाइक से ब्लैक बैग उठाया और मेहरा सदन की ओर जाने लगा। गेट बंद था, हाथ से इशारा कर सक्षम ने गेट खोलने को कहा। लॉन्ड्री वाला, कहते गार्ड उसकी ओर आया। सक्षम उससे नजरें चुरा रहा था। गार्ड पास आते ही उसे देख बोला, रोज तो तुम नहीं आते? हैरानी से ये सुनते ही सक्षम खुद से मन ही मन बोला, पहचान तो ना लिया। तभी गार्ड की ओर एक नजर देख आवाज में भारीपन लाते बोला, नया हूँ नया, अभी काम पर लगा हूँ। ओह अच्छा, तभी नए से लगे। गार्ड बोला, जी कपड़े। सक्षम बोला, लाओ, गेट तो खोलो, और आपको थोड़ी दूंगा। वो राधे है ना, उसे दूंगा, वो गिनकर कपड़े देते हैं, गिनकर लेते हैं तो उनको ही दूंगा ना। वो दूसरे भाई ने बताया कि वो राधे सही, कपड़े ना दो तो उलझता बहुत है। सक्षम ने कहा, हाँ ये भी है, राधे को ही पता है कौन से कपड़े हैं। साहब के कपड़ों में हेर फेर ना हो, कमी ना रहे, वही तो देखता नहीं तो साहब का गुस्सा। गार्ड खुद से बोला, और खोलता हूँ गेट, कहते गेट खोल देता है।
सक्षम गेट से अंदर होते शुक्रिया बोल अंदर चला गया और अंदर की ओर बढ़ते खुश होते बोला, इस यूनिफॉर्म ने बचा लिया, न ज्यादा पूछताछ हुई। ये गिनकर देने वाला डायलॉग काम कर गया। एक बार देखा था राधे को लॉन्ड्री वाले से उलझते गिनकर कपड़े लेते अयांश के, सोचा नहीं था वो ऐसे काम आएगा। आरवी खोई सी सीढ़ियों पर बैठी थी, तभी राधे ने उसकी ओर आते पूछा, आप कुछ लेगी? आरवी ने उसकी ओर देखते ना में सिर हिला दिया। तभी राधे ने आरवी का लक्का चेहरा देख कहा, आप ठीक है ना? हम लग तो नहीं रही, उदास दिखाई पड़ रही है और कब से यहीं बैठी हो, तबीयत ठीक नहीं क्या? हाल तो मत ही पूछिए राधे भैया, और जश्न मनाने जैसा कुछ है नहीं, उदास होने की वजह बहुत है। एनीवे आप जाए, तबीयत ठीक है, काम कर लीजिए, परेशान मत होइए हमारे लिए, वरना पता चला आपके अयांश बाबा आप परेशान हुए हमारे कारण, इसका बदला भी हमसे ले जाए। आरवी बोली, आप भी ना, अच्छा कुछ भी चाहिए हो तो बता देना, हम मालिक को दोपहर वाली दवा देकर आते हैं। इतना कह राधे वहां से दिनकर जी के कमरे की तरफ चला गया। आरवी आह भरती अपनी हथेली गाल से टिकाते बोली, यहाँ ना रात का पता चलता ना सुबह का, दोपहर तो दिखाई भी ना पड़ती, बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई, वक्त दिन किसी का पता न लग रहा। अब आकर चला गया, पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, जैसे मैंने बात की उसके साथ गर्व महसूस करे, ये तो दूर की बात उल्टा और अपसेट हो गया होगा। सॉरी यार, मजबूरी थी, वरना तुझसे कहाँ कुछ छुपा पाती हूँ। तभी अंदर की झांकते सक्षम अंदर आ पहुंचा। अंदर हॉल में आते ही उसकी नजर सामने सीढ़ियों पर बैठी आरवी पर पड़ी। उसने अपने हाथ में पकड़ा बैग वही रखा और तेजी से आगे बढ़ते आरवी को आवाज दी, आरवी। आरवी ने जैसे ही अपना नाम सुना फट से सामने देखा। सक्षम हॉल के बीच आ चुका था। आरवी को अपनी ओर आते देख अपना मास्क नीचे कर मुस्कुराते बाहें फैलाते बोला, आ आरवी। सब सक्षम कहते आरवी फट से सीढ़ियों से उठ खड़ी हुई। सक्षम को सामने पाकर आरवी ने हैरान होते अपनी हथेली मुंह पर रख ली और मुस्कुराते इधर उधर देखते हुए, सामने सक्षम है इस पर यकीन करते हुए बोली, सक्षम। सक्षम ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ सक्षम, तुम्हारा सक्षम और तुम मेरी आरवी है ना? ये सुन आरवी की आंखें डब्बाए और आंसू लुढ़का कर उसकी गालों पर आ गए। वो खुश होते सक्षम बोलते सक्षम की ओर भागी। सक्षम के पास आते ही फट से रोते हुए उसके गले जा लगी। सक्षम ने भी उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। आरवी सक्षम के गले लगी हुई थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसकी जुम्बा सक्षम सक्षम ही पुकार रही होती है। ये देख सक्षम फूले ना समाया और मन ही मन खुद से बोला, वाह यांश मेहरा, वाह बड़ा महान काम किया तुमने मेरी आरवी को मुझसे छीनने की कोशिश। अब सामने होता तो देखता, ये अब भी मेरी है, छीनकर भी इसे अपनी ना बना पाया, खुद की बनाकर भी खुद की ना बना पाया। ये तेरी नहीं हुई, आरवी को अब तक तू सक्षम से दूर ना कर पाया था। जैसा सोचा वही हुआ, नहीं बताया ना तुमने आरवी को, मेरा सच बताता भी कैसे? प्यार, हाँ मेरी आरवी से तुझे प्यार, उसके चलते मेरा सच बताकर इसे तकलीफ से बचा रहा था ना। अब मेरा सच क्या आरवी की लाइफ में मैं फिर लौट आया? अगर बता देता तू आज आज आरवी की बाहें मेरे गले में नहीं झूल रही होती, शायद थप्पड़ नसीब होते, बट फिर भी मैं इसे ले जाता। हर हाल में ये मेरे बारे में जानती होती या नहीं जानती मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर थे क्यों तुमने कुछ नहीं कहा, इसे मेरे लिए अब ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तभी आरवी गले लगे ही सिसकियां भरती बोली, सक्षम तुम आ गए? हाँ आरवी मैं आ गया, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। हाँ आरवी मुझे तो आना ही था। तभी वो सक्षम से अलग हुई और उसका चेहरा अपने हाथ में भरते बोली, सक्षम सक्षम तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये चोट सक्षम के चेहरे और हाथों पर लगी कुछ चोट की ओर देखते, जिनको सक्षम ने गार्ड से तो छुपा लिया था, पर आरवी करीब थी तो उसने नोटिस कर लिया। सक्षम तुम्हें कितना मारा है, तुम ठीक तो हो ना? आंसू बहाते हुए सक्षम आरवी के आंसू पहुंच उसे फिर अपने सीने से लगाते हुए, मैं ठीक हूँ आरवी, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, ये चोटें ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन मत हो, तुम ठीक हो ना? आरवी सक्षम से अलग होकर, हाँ मैं ठीक हूँ वो मिस्टर मेहरा। आरवी बोल रही होती है कि सक्षम उसकी गाल छूते बोल पड़ा, जानता हूँ आरवी, मुझे सब पता है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हमें यहाँ से जाना होगा, भागना होगा यहाँ से, बड़ी मुश्किल से आया हूँ मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हें लेने, चलो मेरे साथ। आरवी का हाथ पकड़े हुए आरवी ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ सक्षम चलो, ले चलो मुझे यहाँ से, नहीं रहना यहाँ, चलो। इतना कह वो सक्षम के साथ जाने लगी कि दोनों के कदम बढ़ते बढ़ते रुक गए। उनकी नजर दिनकर जी के कमरे से निकल रहे दिनकर जी और राधे पर पड़ी। वो वहीं सीढ़ियों पर बैठी है चुपचाप। मालिक, राधे दिनकर जी से बोला, अच्छा चल बातों में लगाते हैं, मन बहल जाएगा उसका। दिनकर जी कहते ही है कि तभी दोनों ने हॉल में खड़े सक्षम आरवी की ओर देखा। सक्षम, दिनकर जी हैरानी से बोले, ये यहाँ और लॉन्ड्री वाले के भेष में? राधे भी सक्षम को देख कहता है, दादू। सक्षम भी धीरे से बोला और आरवी तो उसकी बाह पकड़ उसके पीछे हो गई। दिनकर जी राधे उनकी ओर आए। दिनकर जी कुछ बोलते कि तभी सक्षम बोल पड़ा, मैं आरवी को लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। दिनकर जी कुछ कहते कि तभी आरवी हाथ जोड़ आगे आते नम आंखें ले बोली, प्लीज जाने दीजिए, मुझे सक्षम के साथ जाना है, यहाँ नहीं रहना प्लीज, आप तो समझिए ना।
आपके पोते ने हमसे जबरदस्ती शादी की है, हम सक्षम से शादी करने वाले थे। हम प्यार करते हैं सक्षम से, ये भी मुझसे प्यार करता है। लेने आया है मुझे, इस जबरदस्ती की शादी का कोई मतलब नहीं। प्लीज चले जाने दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप बड़े हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ बहुत। आपने मेरा ख्याल रखा है, मैंने भी आपकी बात मानी है ना, आप भी ये बात मान लीजिए ना। जानती हूँ आपको परवाह है मेरी, बस उसी परवाह के चलते जाने दीजिए, हम खुश रहेंगे सक्षम के साथ ही। यहाँ रहे तो घुट घुट कर मर जाएंगे, हमारी कोई गलती भी नहीं। पता नहीं मिस्टर मेहरा को क्या हुआ है जो वो ऐसा कर रहे हैं, पर वो गलत कर रहे हैं। अपने पोते के हाथों और गलत होने से बचा लीजिए। वो तो गुस्से में डिसीजन लेते हैं, पर आप तो सही गलत समझते हैं। हमें भी समझिए ना, प्लीज समझिए ना। ये बोलते आरवी इमोशनल हो पड़ी और रोने भी लगी और प्लीज जाने दीजिए कहते कहते घुटनों के बल नीचे बैठ गई। दिनकर जी के पैर पकड़ते हुए, प्लीज हमें हमारी खुशी और जिंदगी दे दीजिए, जो सक्षम है आप दे सकते हैं। आरवी की ये बातें सुन दिनकर जी और राधे दोनों के आंखों में नमी उतर आई। सक्षम ने सबकी ओर देखा और मन ही मन बोला, वाह मेरे प्यार ने कमाल कर दिया। आरवी तुम्हारी ये रियल इमोशनल एक्टिंग तो मेरा काम आसान कर गई। कमजोर पड़ रहे हैं इतना कह सक्षम भी दादू कहते। दिनकर जी के नीचे बैठ पैर पकड़ लेता है। हाँ ले जाने दीजिए मुझे आरवी को यहाँ से। आपको तो पता है ना हमारी शादी होने वाली थी, पता नहीं क्यों किया है उसने हमारे साथ। आप मेरे भी दादू हो ना, हमें अलग मत कीजिए। तभी आरवी ने अपने हाथ जोड़ते अपना चेहरा ऊपर उठाकर दिनकर जी की ओर देखा। उसकी आंखें में लबालब पानी भरा था। वो भरे गले से बोली, माना आप हमारे दादाजी नहीं है, पर दादाजी जैसे तो है ना। या अनजानों के बीच थोड़ा अपनापन दिया आपने, अपना माना ना मुझे, तो वही अपनापन देकर अपना हाथ हमारे सिर पर रख दीजिए। आप भी चाहते हैं ना हम खुश रहे मुस्कुराते रहे, चाहते हैं ना। ये सुन दिनकर जी की आंख छलक आई। उन्होंने फट से आंखों के किनारे साफ किए और बोले, उठो। सक्षम नीचे से उठ गया, पर आरवी वहीं बैठी रही। दिनकर जी ने उसे भी उठने को कहा तो आरवी ने ना में सिर हिला दिया और बोली, हाथ तो रखिए सर पर। ये सुन दिनकर जी ने उसी वक्त आरवी के सिर पर हाथ रख दिया और आंखें मींच मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत अच्छे हैं। दिनकर जी सक्षम की ओर देखते, उठाओ इसे और ले जाओ और यहाँ ऐसी जगह लेकर जाना यहाँ से अंशु वापस ना ला सके, वरना उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं इसको यहाँ लेकर आना। पहले भी ये कोशिश कर चुकी है, वो ले आया था इसे। सक्षम ने आरवी को नीचे से खड़ा किया और बोला, एक बार हुआ इसका ये मतलब तो नहीं बार बार हो, चले आरवी। तभी राधे बोला, पर मालिक अयांश बाबा। दिनकर जी, मैं उसे देख लूंगा, जाओ तुम दोनों। आरवी सक्षम दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। तभी आरवी बोली, राधे भैया आप अपना और इनका ख्याल रखना, और आप दवाई वक्त पर लिया कीजिए। और हाँ राधे भैया, करेला मैन को ज्यादा करेला मत खिलाया कीजिए, नहीं तो सारी कड़वाहट वो आप पर ही निकालेंगे। और हाँ इतना डरा मत कीजिए उनसे, बोलना भी सीखिए। जब तक बोलेंगे नहीं उनको ऐसा ही लगता रहेगा वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। गुस्सा करना, रौब दिखाना, ये सब तो उनको बहुत आता है। एंड सॉरी आप दोनों भी हमारी वजह से परेशान हुए हैं, पर हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। हल्का सा मुस्कुराते हुए तभी सक्षम बोला, जल्दी चलो आरवी, हमें यहाँ से जल्द निकलना है। दिनकर जी, रुको। दोनों ने उनकी ओर देखा तो दिनकर जी राधे से बोले, जाकर गार्ड को मेरे पास बुला कर लाओ, सामने से जाते देखेगा तो अंशु को खबर जल्दी मिल जाएगी। जितनी देर से पता लगे उससे बेहतर है, इनको दूर निकलने को भी वक्त चाहिए ना। दोनों की ओर देखते, राधे, मालिक ये करने से पहले एक बार सोच लीजिए ना। दिनकर जी आंखें दिखाते हुए, सुना नहीं, जितना कहा है उतना करो। राधे जी कहकर बाहर की ओर चला गया और दिनकर जी दोनों से बोले, उधर छुप जाओ। सक्षम ने जी कहा और आरवी को लेकर साइड में छुप गया। तभी राधे गार्ड को बुला लाया। गार्ड आते ही बोला, जी मालिक, आओ मेरे साथ। दिनकर जी अपने कमरे की ओर बढ़ते बोले। गार्ड उनके साथ चल दिया। दिनकर जी ने राधे से भी कहा, तुम भी आओ राधे। जी मालिक कहते पीछे देखते हुए राधे भी उनके साथ चला गया और जाते जाते खुद से बोला, पता नहीं मालिक ने सही किया है या नहीं, अब पता नहीं क्या करेंगे अयांश बाबा। आरवी डाइनिंग टेबल की ओर देख रही थी जहां वो राधे और दिनकर जी से बातें करती है, उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। तभी सक्षम बोला, चलो रास्ता साफ है। हाँ, आरवी खुश होते बोली और सक्षम के साथ बाहर की ओर भागकर जाने लगी। दोनों चौखट पर पहुंचे कि सक्षम का ध्यान आरवी के गले की तरफ गया। वो रुकते बोला, ये क्या है। आरवी रुकते हुए, वो मंगलसूत्र। आरवी ने इतना कहा ही कि तभी सक्षम ने आरवी के गले से उसे खींचकर निकाल दिया। आह, आरवी गले पर हाथ रख कहराई। सक्षम उस मंगलसूत्र को वहीं फेंक बोला, इसका कोई मतलब नहीं। आरवी गला मसलते हुए, सक्षम लगी मुझे ऐसे निकालते हैं क्या। सक्षम आरवी के गले पर फूंकते हुए, ओह नो, सो सॉरी जान, रियली सॉरी, वो गलती से हो गया, जबरदस्ती डाल रखा था अयांश ने गले में, सॉरी, मैं यहाँ से जाते ही दवा लगा दूंगा, ठीक है। आरवी सक्षम की ओर देखते, इट्स ओके, आप चलो, कह सक्षम आरवी को बाहर ले गया। दोनों ने गेट खोला और दोनों उसी लॉन्ड्री वाले की बाइक पर वहां से निकल गए। थोड़ी देर में गार्ड बाहर आ गया।
ये मालिक भी ना बोले कमरे में चूहा है कहाँ था। भ्रम हुआ था मालिक को। अरे ये गेट किसने खोला, थोड़ा हैरानी से। ओह हाँ, उस लॉन्ड्री वाले ने ही खोला होगा। बाइक भी नहीं उसकी, मैं नहीं था तो खुद ही खोलकर चला गया। अंडस्को 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 अंडस्को। दिनकर जी कमरे से आकर हॉल में बैठ गए तो राधे उनके पास आकर बोला, जब आपको लगता है कि आपने सही किया उनको यहाँ से जाने देकर, उनकी खुशी उनको दे दी, फिर परेशान क्यों है आप मालिक। परेशान नहीं राधे, उदास हूँ। मोह तो हो ही जाता है ना, अगर कोई कुछ पल भी आई तो। और ये बच्ची तो कुछ दिनों से यहाँ रही है, नटखट भी थी और प्यारी थी। तुम कह रहे थे ना वो आज उदास है, देखो जाते जाते हमें भी उदास कर गई। दिनकर जी भावुक होते बोले। राधे ऊपर की ओर देखते, वैसे तो कमरे में रहती थी, कभी कभी ही दूसरी जगह आती जाती, पर रौनक तो थी मालिक घर में। कभी अयांश बाबा से उलझती तो कभी कुछ अटपटी बातें करती। अब तो उस कमरे में जाने का भी काम ना रहा। खुद बेखुद कदम तीनों कमरों में जाने लगे थे। मेरे अब फिर 2 कमरों में सिमट कर रह जाएगी, या तो हमें भी आएगी भैया, जो कहकर बुलाती थी, बड़ा अच्छा लगता था। नम आंखों से मुस्कुराते हुए हम कहते। दिनकर जी ने हाँ में सिर हिलाया। और अयांश आएगा तब क्या कहेगी, ये बैठकर सोचने लगे। राधे खड़ा बस उनकी ओर देखे जा रहा था। अंडस्को 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 अंडस्को। उसी शाम अयांश ऑफिस से निकलकर अपनी गाड़ी में आकर बैठा ही कि तभी विनित भी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। अयांश उसकी ओर देखते, वॉट, क्या वॉट, और तुम आज इतनी जल्दी घर कैसे जा रहे हो, विनित ने अयांश से सवाल किया। अयांश सीट बेल्ट लगाते हुए, तुम सबकी कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरा घर मेरा ऑफिस, मुझे इनको लेकर सवाल जवाब क्यों करते हो, कभी आऊं कभी जाऊं, इट्स माय चॉइस। वो इसलिए ये चॉइस पहले दिखी नहीं ना, सवेरे जल्दी आने वाला देर रात घर जाने वाला। अयांश मेहरा आजकल दोपहर और शाम ढलते ही घर लौटने लगा है, कोई खास वजह, कहीं शादी का असर तो नहीं, विनित मुस्कुराते बोला। तभी अयांश ने उसकी कॉलर पकड़ ली। जस्ट शट अप, आज सुबह की हरकत पर बख्श दिया, क्योंकि आज तुमने काम अच्छा किया और तेरे लिए खुशी का दिन है, बड़ी डील जो साइन की है ना, तो अगर इस खुशी के दिन पर मातम नहीं मनाना तो जुबान बंद रख, समझा। विनित को झटका कर छोड़ते हुए विनित धूप निगलते हुए, ओके ऐसे चढ़ क्यों रहा है ऊपर, जानता हूँ आज शाबाशी का काम किया है मैंने, अच्छी प्रेजेंटेशन दी तभी छोड़ दिया, वरना सुबह वाले मेरे कान पर अब तक खुदा को प्यारा हो जाता मैं। अयांश उसे घूरते हुए, फिर बकवास की तुमने, चुप तो रहा ही नहीं जाता ना, विनित ना में सिर हिलाते हुए, ना नहीं रह सकता, पता नहीं तू कैसे जुम्बा पर ताले रख लेता है, और सच ही तो कहा, क्या गलत बोला, बता गया है क्या, कितने साल महीने हो गए टाइम से घर अभी देखा है तो पूछ ली वजह, वजह जाननी है तो सुन, सिर्फ दादू के लिए, पहले उन्होंने कहा नहीं पर अभी पता चला कि वो बहुत मिस करते हैं, मैं पास बैठूं उनके रहूं वो चाहते हैं, और वो कितने खास और जरूरी है मेरे लिए ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है, तू जानता है, तो बस उन्हीं के लिए जाने लगा हूं, कल गया क्योंकि उनके साथ खाना खाना था जो उस चमेली ने खराब कर दिया। अयांश गर्दन झटकाते बोला। चमेली सुन विनित हंस पड़ा, पर उसने अपनी हंसी रोक ली तो अयांश फिर बोला, उस तेल की वजह से दादू के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, उसी से परेशान होकर रह गया, इरिटेट करके रख दिया था, आई होप आज कुछ ना करें, और हाँ अब जा रहा हूँ क्योंकि अभी ऑफिस में कोई काम नहीं था, सोचा दादू के साथ शाम को गार्डन में बैठ जाऊंगा, उनको अच्छा लगेगा, और साथ में सुबह आया था तो डील का कहकर आया था, अब जाकर सामने से बता दूंगा कि डील फाइनल हो गई। ओह तो ये वजह है, वैसे अच्छी वजह है, चल मैं भी चलता हूँ फिर साथ घर, यहाँ तरुण जी देख लेंगे, मेरा भी सबसे मिलना हो जाएगा, विनित सीट बेल्ट लगाते बोला। सबसे मिलना, अयांश ने उसकी ओर देख कहा। हाँ सबसे, दादू से उनका आशीर्वाद भी ले लूंगा, कुछ दिनों से मिला नहीं ना, और आज तो आशीर्वाद बनता है, खुशी का दिन है, उनका हाथ सर पर रहे, हम यूं ही बड़ी बड़ी डील साइन करते रहे, और राधे से उससे भी मिल लूंगा, याद कर रहा होगा हमारी जमती बहुत है ना, कुछ दिनों से चाय ना पी उसके हाथ की, तो वो भी नसीब हो जाएगी, और जो भी है, पर नौकर चाकर जो भी इंसान प्राणी सबसे हेलो हाय कर लूंगा, लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए वरना भूल जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कोई मुझे भूले, विनित मुस्कुराते हुए बोला। जितना होशियार खुद को समझता है ना उतना है नहीं, दादू राधे सब समझ आ रहा है। अच्छी बात है, समझ आ रहा है तो, और मुझे सच में दादू राधे से मिलना है। हाँ हाँ चल मिल ले, उनको भी हिचकियां आती है तेरे नाम की, राधे तो तेरे इंतजार में पलके बिछाए बैठा है, अयांश बोला। रियली, विनित ने चाहते हुए कहा, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर फिर। अयांश ने ना में सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर विनित को लेकर वहां से घर के लिए निकल गया। तभी विनित खुश होते मन ही बोला, चमेली ज्यादा तो बताना नहीं, ये अपनी कहानी के बारे में जा रहा हूँ तो आरवी भाभी से भी मिल लूंगा, और छोटे मोटे किस्से सामने से सुनने देखने को भी मिल जाएंगे। तभी अयांश ने गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया तो विनित बोला, तू गाने सुनेगा, तेरी बकवास सुनने से अच्छा है गाने सुन लूं, कहते अयांश ने गाने की वॉल्यूम बढ़ा दी। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन,
रिमझिम गिरे सावन। गाने के बोल सुनते ही विनित बोला, वाह क्या गाना है, सावन तो नहीं है अब पर मन जरूर सुलग रहा है। रिमझिम ना हो भले पर किसी का प्यार बरस जाए तो ठंडक मिल जाए। नहीं। ये सुनते ही अयांश ने विनित की ओर घूरा तो विनित चुप होकर खिड़की से बाहर देखने लगा। अंडस्को 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 अंडस्को। अयांश की गाड़ी देखते ही गार्ड ने भागकर गेट खोला। अयांश गाड़ी अंदर ले लेता है, विनित गाड़ी से उतरते हुए, आ गई हमारी मंजिल। और अयांश के साथ अंदर बढ़ गया। दादू को मैं बताऊंगा डील वाली बात। ओके विनित ने अयांश से कहा। ठीक है बता देना, अयांश बिना उसकी तरफ देखे बोला। वैसे इस खुशी की पार्टी तो बनती है ना। अयांश के साथ चलते चलते विनित बोला। तुझे करनी है तो कर लेना, अयांश ने उसी पल कह दिया। हाँ करनी है पर बाहर नहीं घर पर यहाँ करेंगे, रामू काका भी आ जाएगी, बाकी सब तो है ही यहाँ, और सुन पार्टी में आरवी भाभी भी रहेगी। विनित के ये कहते ही अयांश के कदम रुक गए। उसने विनित की ओर देखा तो विनित कंधे पर हाथ रख बोला, प्लीज वो यहीं रहती है ना, तुमने शादी की है, हमारी खुशी में शामिल कर लेंगे उसको भी, प्लीज रहने देगा ना आरवी को पार्टी में शामिल प्लीज। मैं यही पार्टी करूंगा, एंजॉय करेंगे दादू राधे, मैं तुम और वो इसी जगह होकर अलग रहे यार, अच्छा नहीं लगता। हाँ बोल देना। अयांश विनित का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए, अपना भाषण बंद कर, इतना ही मन है उसको शामिल करने का तो कर लेना, वैसे भी चटोरी है एक नंबर की, कुछ खाने को अच्छा उसे भी मिल जाएगा, मेरे घर का घास फूस उसके गले से मुश्किल से उतरता है। बड़बड़ाते हुए विनित को सब सुन जाता है, वो हंसते हुए बोला, क्या कहा घास फूस, और वो चटोरी है या चमेली, लगता है यांश मेहरा द ग्रेट बिजनेसमैन आजकल खूब नामकरण करने लगा है, चटोरी चमेली, वाह नया काम शुरू किया है क्या। ये सुनते ही अयांश की भौएं सिकुड़ गई, वो विनित की तरफ झपकता उससे पहले ही विनित पीछे होकर वहां से भाग गया। अयांश ने ना में सिर हिलाया और अंदर बढ़ते बोला, इसकी वो भाभी कम थी क्या जो अब एक ही छत के नीचे उसका देवर भी आ गया, दोनों इरिटेट करते हैं, सरदर्द है दोनों की दोनों, जितना इनसे दूर रहो चैन मिलता है वरना जीना मुश्किल कर दे। मुंह से फूंकते हुए अयांश ने ये कहते घर के अंदर कदम रखा ही कि तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आ जाता है। अयांश ने पैर हटाकर देखा तो वही मंगलसूत्र था जो जाते जाते सक्षम आरवी के गले से निकालकर वहां फेंक गया था। अयांश ने मंगलसूत्र उठाया और उसे मुट्ठी में भींचते हुए बोला, तुमने फिर इसे अपने गले से निकालकर फेंक दिया, फिर तुमने ये जरूरत की मेरी ना मानने की, ये ठीक नहीं किया तुमने, मैं चाहता हूँ तुमसे दूर रहो पर लगता है तुम्हें जब तक मेरे हाथों तकलीफ ना हो, दर्द ना मिले तब तक सुकून नहीं, मुझे अपने पास आने पर मजबूर कर ही देती हो तुम, बी रेडियम कम। गुस्से से दांत पीसते हुए अपनी हथेली सामने कर अयांश बोला और फिर उसी मंगलसूत्र को मुट्ठी में भींच तेजी से चलता हुआ सीधा ऊपर की ओर बढ़ गया। विनित राधे के साथ हॉल में था। दादू कहाँ है, विनित ने पूछा तो अपने कमरे है कहते राधे ने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। तभी अयांश को यूं तेजी से सामने से जाते हुए देख राधे की आंखें फैल गई और वो अयांश को ऊपर जाते देख खुद से बोला, हे भगवान अब क्या होगा। तभी विनित मुस्कुराते हुए बोला, ये फुल स्पीड में कहाँ जा रहा है। अयांश दादू कमरे में है, तभी उसे आरवी के रूम में जाते देख कहता है, ओह आरवी भाभी के पास, मुझे तो कुछ और ही कह रहा था घर आने की वजह, नहीं रुका गया ना, पाँव रखा नहीं घर में, सीधा बीवी के पास। सच में शादी के बाद सब बदल जाते हैं। आते ही कदम चल दिए महबूब की गली, हंसते हुए, अच्छा राधे मैं दादू के पास जाता हूँ, तुम अच्छी सी चाय बनाकर लाओ और मीठा भी लेकर आना, एक खुशखबरी दूंगा। इतना बोल विनित दिनकर जी के कमरे में चला गया और राधे अयांश के सामने नहीं आना है सोच किचन की ओर भाग गया। अयांश आरवी को आवाज देते कमरे में दाखिल हुआ, आरवी तुमने फिर सेम गलती की। पर आरवी को वहां ना पाकर इधर उधर नजर दौड़ाए और फिर आरवी को आवाज दी पर कोई रिस्पांस ना मिलते देख अयांश बाथरूम की बड़ा और डोर नॉक करते बोला, अंदर हो ना तुम। अंदर से भी कुछ रिस्पांस ना मिलता देख अयांश ने बाथरूम चेक किया और वापस रूम में आया और हाथ में लिया मंगलसूत्र ड्रेंसिक पर फेंकते बोला, ना बाथरूम में है और ना ही यहाँ, मेरे रूम में तो होगी नहीं, पक्का नीचे ही होगी, हाँ किचन, मेरी पहुंच से बच नहीं पाओगी तुम, कहते अयांश ने अपना कोट उतारा और वही बेड पर फेंक तेजी से चलते हुए नीचे चला गया। साथ साथ आरवी को आवाज दिए जा रहा था, आरवी सामने आओ, सुन रही हो ना, सामने आओ। गुस्से से गुरियाते हुए पर आरवी को हॉल में ना पाकर सामने ना आते देख अयांश अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए किचन की ओर बढ़ गया। पानी पी रही होगी, गला जो सूख जाता है मैडम का, अभी जान सूखेगी तुम्हारी, बुलाने पर भी ना आई, मैं आवाज दे रहा चिल्ला रहा कोई असर नहीं। आरवी किचन में कदम रखते हुए तभी राधे ने मुड़कर अयांश की ओर देखा, अयांश बाबा। अयांश किचन में इधर उधर देखते हुए, आरवी कहाँ है। राधे हकलाते हुए, वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है, ना रूम में ना हॉल में ना किचन में, कहाँ छिपी है बोलो। अयांश राधे पर चिल्लाते हुए बोला। अयांश का चिल्लाना और गुस्सा देख राधे डर गया, उसके मुंह से बस एक ही लफ्ज निकला, मालिक। आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही अयांश वहां से निकल गया।
ओह तो दादू की आड़ में छुपी है, पर शायद नहीं जानती वो भी तुमको मुझसे नहीं बचा सकते और ना वो तुम्हारे और मेरे बीच आते हैं। अयांश हॉल में आया ही कि तभी दिनकर जी अयांश का चिल्लाना सुन विनित के साथ कमरे से बाहर आ चुके थे। दिनकर जी अयांश की ओर देख कुछ कहते कि विनित बोल पड़ा, क्या हुआ अयांश, इतने गुस्से में क्यों है और इतना चिल्ला क्यों रहा है। तभी राधे वहां आ जाता है तो विनित उससे भी पूछ लेता है, तुमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या राधे, ये तुम पर गुस्सा कर रहा है क्या। तो राधे फट से ना में सिर हिला देता है। तभी अयांश ने दिनकर जी के कमरे की ओर देख जोर से बोलते कहा, दादू के कमरे से बाहर आओ। विनित अयांश की ओर आते, किसको बुला रहे हो। अयांश ने फिर आरवी को आवाज दी, आरवी बाहर आओ, अगर वहां छिपी हो तो अभी बाहर आओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए, अभी बाहर ना निकली तो। अयांश गुस्से से तिलमिला उठा था। तभी विनित उसे शांत करते बोला, भाई शांत, वो वहां नहीं है, वहां थोड़ी छिपी है, दादू के कमरे में आरवी नहीं है, होगी तो बाहर आएगी ना, दादू से पूछ लो, दादू वहां नहीं है ना आरवी। दिनकर जी की ओर देखते तो दिनकर जी सोफे की ओर बढ़ गए और जाकर सोफे पर बैठते हुए बोले, हाँ नहीं है वो मेरे कमरे में। आप उसकी साइड ले रहे हैं ना दादू, कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की, और तुम हटो। विनित को साइड करते हुए, हमेशा उसकी ही साइड रहोगे, बचाना चाहते हो ना, पर नहीं, आज तो उसे सामने आना ही होगा, मैं खुद देख लूंगा, दादू के कमरे ही होगी और कहाँ जाएगी। बोलते यांश दिनकर जी के कमरे की ओर बढ़ने लगा कि दिनकर जी बोल पड़े, नहीं है वो मेरे कमरे में। मेरे क्या, वो घर के किसी कमरे में नहीं है, सच कहूँ तो वो पूरी घर में कहीं नहीं है। तू क्या देख लेगा अंशु, वो मिलेगी ही नहीं, कैसे ढूंढ लेगा तू उसे यहाँ जब वो यहाँ है ही नहीं। ये सुनते ही अयांश के कदम रुक गए। विनित और राधे दिनकर जी की ओर देखने लगे। अयांश मुड़ा और दिनकर जी की ओर आते बोला, मतलब वही जो अभी मैंने कहा, वो यहाँ कहीं नहीं है। दिनकर जी स्पष्ट बोले। तभी विनित ने अयांश की ओर देखा और फट से दिनकर जी के पास गया और सोफे पर बैठते हैरानी से बोला, तो कहाँ है आरवी दादू, वो घर में नहीं है क्या। दिनकर जी अयांश की ओर देखते, वो जा चुकी है यहाँ से, हाँ नहीं है घर में। वॉट, अयांश से तपाक से बोला। कोई कुछ कहता तभी अयांश चिल्लाते हुए बोला, वो फिर भाग गई। कैसे हो पॉसिबल, आप सब कहाँ थे, बताया क्यों नहीं मुझे, वो यहाँ से निकल कर गई कैसे। कैसे। तभी अयांश ने राधे की ओर बढ़ उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, वो भाग गई, नजर नहीं रखी थी क्या उस पर, और मुझे बताया क्यों नहीं, फोन तो कर सकते थे ना। विनित राधे को अयांश से छुड़ाने के लिए उसकी ओर भागा आया, पर अयांश बहुत गुस्से में था। आरवी फिर वहां से भाग गई और किसी ने उसे खबर तक नहीं की। ये सोच उसका गुस्सा सांतवे आसमान पर पहुंच चुका था। आरवी पर तो वो पहले ही बिगड़ चुका था और अब गुस्से में अयांश अपना आपा ही खो बैठा, जिसकी चपेट में विनित और राधे दोनों आ चुके थे। अयांश ने विनित को धक्का देकर दूर कर दिया और राधे पर चिल्लाए जा रहा था कि तभी दिनकर जी अपनी छड़ी जमीन पर मारते सोफे से उठे और बोले, छोड़ दो राधे को, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, मैंने जाने दिया है उसे और वो खुद नहीं भागी यहाँ से, सक्षम लेकर गया है उसे यहाँ से, सक्षम के साथ गई है वो भी खुशी खुशी। सक्षम का नाम सुनते ही अयांश ने राधे को छोड़ दिया। सक्षम, राधे आह भरते उसी वक्त अयांश से दूर हो गया। तभी विनित नीचे से उठ दिनकर जी की ओर जाते बोला, सक्षम यहाँ आया था दादू, आरवी को आपने सक्षम के साथ भेज दिया। दिनकर जी अयांश की ओर देखते, हाँ आया था और ले गया अपनी आरवी को, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो अपनी मर्जी से खुशी से उसके साथ गए हैं, उसी के साथ रहना था उसे और अब दोनों एक दूसरे के साथ है। विनित अपना सर पकड़ते हुए, ये क्या किया आपने दादू, सक्षम को कैसे ले जाने दिया आरवी को, आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा। दिनकर जी, क्यों नहीं करना चाहिए था, जबरदस्ती किसी से शादी कर उसे बांध कर नहीं रख सकते हैं हम, पता नहीं इसने क्यों किया ऐसा। क्या सूझी इसे ऐसा करने की, जो अपने ही दोस्त के प्यार से शादी कर बैठा, जबकि वो दोनों साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते थे, फिर भी अलग कर दिया दोनों को। ना जाने देता तो वो बच्ची कभी जी नहीं पाती जिसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है, इसके गुस्से के आगे खो जाती, मर जाती वो यहाँ घुट घुट कर। मुझे अपनी खुशी और जिंदगी की भीख मांग रही थी जो कि सक्षम था, कैसे छीन लेता उसकी जिंदगी, ले जाने दिया मैंने सक्षम को, आरवी को। विनित परेशान होते, दादू ये नहीं होना था, वो खुशी नहीं था आरवी का। और तभी अयांश की ओर आकर बोला, सक्षम यहाँ आया, आरवी को ले गया, मतलब वो छूटकर वहां से भाग निकला था। अयांश ना में सिर हिलाते हुए, नहीं नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा, आरवी को नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा, आरवी यहीं आएगी, सक्षम अपने इरादों में कामयाब नहीं होगा, छूट गया वो, फिर पहुंच जाऊंगा उस तक, पर आरवी को उसे नहीं ले जाने दूंगा, नहीं। इतना कह अयांश ने अपनी पैंट की जेब से फोन निकाला और किसी को फोन लगाकर इधर उधर चलते हुए बोला, ऐसे कैसे ले जा सकता है आरवी को, इतनी हिम्मत, मेरे ही घर से मेरी ही बीवी को छोड़ूंगा नहीं, सक्षम वालिया। तभी दिनकर जी अयांश के पास आ गए और उसे अपनी ओर घुमा एक जोरदार चांटा अयांश के गाल पर जड़ दिया, बस कर। विनित, दादू, राधे, मालिक। अयांश का फोन नीचे गिर जाता है, वो गाल के हाथ लगाए दिनकर जी की ओर देखता है तो वो उस पर चिल्लाते हुए बोले, बस कर अंशु बस कर,
पागल हो गया है क्या? चली गई आरवी उसके साथ जिसके साथ होना चाहिए। जबरदस्ती शादी कर तू उसे अपनी जबरदस्ती बीवी बनाकर नहीं रख सकता है, समझा नहीं रख सकता है। कैसे कर सकता है ऐसा काम तू? किसी की जिंदगी अपने हाथों बर्बाद, कैसे मेरा पोता किसी की खुशियां छीन सकता है कैसे? गुस्सा समझ जाता है पर ये पागलपन बंद कर, कोई हक नहीं बनता तेरा किसी को अलग करने का, उससे उसका प्यार छीनने का। गुस्से से डांटते हुए तभी अयांश नीचे से अपना फोन उठाता है और दिनकर जी की ओर देखते बोला, कौन सा प्यार दादू, आप सक्षम की बात कर रहे हो ना? आरवी का प्यार, खुशी, जिंदगी है ना? सक्षम वालिया ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, आप जानते नहीं है उसके बारे में। काश मैंने आपको बताया होता ना तो आप आरवी को उसके साथ जाने नहीं देते, वो आज यहाँ होती, सलामत होती। अगर वो यहाँ रहती तो कभी ना मर जाती ना, पर उसके साथ रहते तो वो जीते जी मर जाएगी, जीते जी। चिल्लाते हुए इतना कह अयांश साइड में जाकर अपना सिर पकड़कर खड़ा हो गया। आपके पोते ने आरवी के साथ शादी कर सही किया या गलत पता नहीं, पर आपने सक्षम के साथ आरवी को भेजकर बहुत गलत किया है दादू, बहुत गलत, आपको ये नहीं करना चाहिए था। दिनकर जी ये सुनकर हैरानी से अयांश की ओर देखने लगे, तभी विनित उनके पास आया और बोला, हाँ दादू अयांश सही कह रहा है, सक्षम अच्छा इंसान नहीं है, उसने दोस्ती और प्यार दोनों को धोखा दिया है, विश्वासघात किया है उसने अयांश के साथ भी और आरवी के साथ भी। ये तो उसका सच जानता है पर आरवी नहीं जानती है उस घटिया इंसान के बारे में और उसकी गिरी हुई सोच के बारे में। ये सुनते ही दिनकर जी धक्का सा लगा, उनके कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गए। वो गिरते की राधे और विनित ने फट से उन्हें पकड़ लिया। मालिक, दादू, अयांश ने फट से उनकी ओर देखा और भागा पास आया और विनित के साथ मिलकर उनको ले जाकर सोफे पर बिठाया। राधे जल्दी पानी लेकर आओ। अभी लाया अयांश बाबा, कहते राधे भागकर पानी लेकर आया। विनित दिनकर जी की बाह मसल रहा था। रिलैक्स दादू रिलैक्स। अयांश ने दिनकर जी को पानी पिलाया और उनके सीने पर हाथ रख बोला, दादू आप ठीक हो ना दादू? दिनकर जी ने अपना सिर सोफे पर टिकाया होता है वो अयांश की ओर नजरें कर बोले, मैंने ये क्या कर दिया अंशु, जिसे विनित विश्वासघाती कह रहा है, मैंने उसके साथ उस बच्ची को भेज दिया जो उसका सच नहीं जानती। मैं भी नहीं जानता, बताया क्यों नहीं तुमने बेटा, क्या किया है, सक्षम ने क्या किया है?